हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एएफई आईएएस के इस वीडियो में, जिसमें हम जो है सी सेट 2023 के क्वांट और रीजनिंग के मतलब मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको यहां पर हल करेंगे। या मैं बोलूं कि ये जो लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, इन लेवल के क्वेश्चंस को कैसे हमें डील करना है, किस तरीके से अगर एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है और आगे की तैयारी, क्योंकि ये जो लेवल है, इसका जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और इस तरीके के क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर या अगले साल भी आएंगे। और अगर ऐसा है तो हमें उसके लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा। और हमें अगर अभी से तैयार होना है तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो दुश्मन है, हमारे जो सवाल हैं जिनको हमें हल करना है, वो किस लेवल के। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको ये बताएगा कि सी सेट का लेवल कितना ऊपर जा चुका है और वो जो हमारे पास जो समय है पेपर में, उस समय में इतने टफ क्वेश्चंस करना बहुत ही कठिन है। तो कौन से सवाल को सबसे पहले हल करना है और अगर हल भी करना है तो कैसे हल करना है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एएफई आईएएस के पोर्टल पर, हमारे पोर्टल पर पूरा क्वांट का और रीजनिंग का जो कोर्स है, या मैं बोलूँगा कि सी सेट का पूरा जो कोर्स है वो अवेलेबल है और वहाँ पर इसी स्तर या इसी लेवल की तैयारी कराई गई है। और मेरे द्वारा वहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स, बढ़िया बढ़िया मेथड्स पर वर्कआउट किया गया है, जिससे कि जो स्टूडेंट नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के, जिन्होंने मैथ्स ज़्यादा नहीं पढ़ी है, उनको भी इस लेवल के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो आया था क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले सारे पैसेजेस थे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न क्या बोलता है कि राज हैज़ 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ वाइट। इसका मतलब ये हो गया कि 10 पेयर जो है वो रेड के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पेयर। पेयर मतलब क्या होता है, एक पेयर में दो हमारे शूज होंगे, क्योंकि आगे शायद शूज के बारे में बात हो रही है। 9 पेयर ऑफ क्या बोला गया है, वाइट, और 8 पेयर ऑफ क्या बोला गया है, ब्लैक शूज। आगे बोला गया है कि अगर वो रेंडमली इन सभी में से कोई शू जो है वो पिक करता है एक एक करके, ये पेयर में दिए हुए हैं, इसका मतलब रेड वाले शूज कितने होंगे 20, ये कितने होंगे 18, ये कितने होंगे 16, और एक एक करके उठाता है फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ शूज। उसको क्या चाहिए, उसको रेड पेयर ऑफ शूज चाहिए। मान लीजिए मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, पहला जूता उठाया वो भी रेड आया, दूसरा उठाया वो भी रेड आया। ये आपका बेस्ट केस हुआ कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन जब भी क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि कितने मैक्सिमम नंबर अटेम्प्ट अगर आप लगाओगे, जिससे कि गारंटी है, मतलब आपकी किस्मत कितनी भी खराब हो लेकिन गारंटी हो कि आप जब 2 जूते निकालें और वो 2 जूते क्या हो, रेड हो। अगर आप 10 निकालें तो उसमें 2 जूते रेड हो ही हो। अगर ऐसा करना है, गारंटी चाहिए, तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि हम वर्स्ट केस देखते हैं। क्या देखते हैं, वर्स्ट केस देखते हैं। और वर्स्ट केस का मतलब ये होता है कि बिल्कुल किस्मत खराब, हम उस केस पर जाते हैं। तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि 16 प्लस 18, अगर मैं इनको जोड़ देता हूं कि मैंने जितने भी जूते निकाले वो ब्लैक और वाइट के अलावा कोई आई नहीं, ब्लैक ही है, यस। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो 32 और 2 कितना हो जाता है, 34। 34 जूते मैं निकाल चुका हूं और एक भी लाल जूता नहीं आया है, रेड शूज़ नहीं निकला है। अब मैं क्या करूंगा, अगला शूज़ निकालूंगा और उसके बाद एक और निकालूंगा, तो ये दोनों क्या होंगे, क्योंकि बचे हुए सिर्फ अब क्या है, रेड है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर जो है एक जूता निकाला तो एक रेड आया, दूसरा एक और निकाला तो यहाँ पर 2 रेड आ गए, और 2 रेड ये आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर गारंटीड है कि मैक्सिमम 36 अगर मैं शूज़ निकालूंगा तो गारंटी है उसमें 2 जूते लाल के होंगे ही होंगे, चाहे कितनी भी किस्मत खराब हो या कुछ भी हो। आपको आंसर जो है वो यहाँ पर क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स बाय स्कोरिंग सिंगल रन, 4 रन, 6। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 6 मारना है, चौका मारना है या सिंगल रन लेना है, और ऐसे कितने 6, कितने 4 और कितने 1 मार के कितना कॉम्बिनेशन बनेगा जिससे 25 रन स्कोर किए जाएं। तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि मैंने X 6, Y चौके और Z सिंगल रन ले लिए। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखिए, टोटल मैं 6X रन मार रहा हूं, यहां पर चौकों से 4Y रन मार रहा हूं,
और सिंगल रन से 1 इंटू जेड मार रहा हूं और यहां से कितना बन जा रहा है, ये बन जा रहा है टोटल 25 रन। अब यहाँ पर हमें केसेस लेने पड़ेंगे, इसको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा और देखिए एग्जाम में इसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहला केस जिसमें मैं x को क्या ले लूँगा, 0, मतलब x को 0 जैसे ही मैंने लिया, मतलब एक भी 6 जो है वो नहीं लग रहा है। और जब एक भी 6 नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये होगा कि मैं y की वैल्यू को एडजस्ट करता जाऊँगा और बचे हुए रन कौन लेगा, सिंगल रन से हम ले लेंगे। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ पर मैंने लिया, 4 4 16, 5 20, 6 24। मैक्सिमम 6 चौके मार सकता हूं और 0 यहां पर क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर चौके मार सकता हूं। और उसके कॉम्बिनेशंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टोटल यहां पर कितने केस बनते हैं, 7 केस बनते हैं। सेकंड केस, अगर 6 मैंने एक मारा, एक 6 मारा है तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 6 उधर जाके माइनस होगा। तो इन दोनों को अब 19 रन कंट्रीब्यूट करने हैं। 19 रन कंट्रीब्यूट करने, तो y की वैल्यू जो है वो ध्यान से देखिए, 0 से लेके अगर मैं देखता हूं, मैं 4 तक जा सकता हूं क्योंकि पांचवा जैसे ही लूंगा चौका वो 20 रन हो जाएगा और बनाने सिर्फ 19 ही रन है। तो टोटल कितने केसेस हो गए यहाँ पर, 5 केसेस हो गए। तीसरा यहाँ पर देखिए, मैं अगर 2 छक्के मार देता हूँ, 12 जैसे ही माइनस करूंगा मुझे 13 तक जाना है। इसका मतलब जो चौके हैं वो 0, 1, 2 और 3 तक ही जाएगा क्योंकि 4 तिया 12 होता है, उसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। टोटल यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल कितने केसेस बन गए, 4। और अगला जो है वो ध्यान से देखिए, चौथा केस जिसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। 6 या 18 हो गया, 18 मतलब 7 रन तक चाहिए, 7 रन तक चाहिए तो y की वैल्यू 0, 1 और जैसे 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, वो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 केसेस देखेंगे। और नेक्स्ट जो है x की वैल्यू 4, मतलब आपने टोटल कितने 6 मार दिए, 4 6 मार दिए, 4 6 मार दिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 4 24। और अब यहाँ पर चौका जो है वो एक भी नहीं पड़ेगा, मतलब 0 वाला केस, दैट मीन्स यहाँ पर सिंगल केस होगा। टोटल केस देखें तो कितना हो रहा है, 7 और 5 12, 12 4 16, 16 2 18 और 1 19। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एनवेलप्स। 4 लेटर हैं, 4 एनवेलप है। Exactly one letter is to be put in exactly one envelope with the correct address. If the letter are randomly inserted into the envelope, then consider the following statement. ध्यान से सुनिए, 4 एनवेलप हैं, 4 लेटर हैं, उन एनवेलप के अंदर लेटर्स को रखना है और हमें भेजना है। अब ध्यान से देखिए पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है, क्या ऐसा पॉसिबल है दैट एग्जैक्टली वन लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवेलप। मान लीजिए मेरे पास 4 एनवेलप हैं और यहां पर मेरे पास 4 लेटर हैं। अगर ये सही पे गया, ये सही गया और ये सही गया, तो चौथा ऑटोमेटिकली सही ही जाएगा। एक लेटर कभी भी गलत उस पर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर एक को गलत भेजते हैं तो दूसरे को ऑटोमेटिकली फिर गलत होना पड़ेगा। मतलब अगर रॉन्ग की बात करें तो रॉन्ग हमेशा पेयर में रहेंगे। तो हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। पहला अगर गलत हो गया तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब हमारे पास बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। There are only 6 ways in which only 2 letters can go into the correct envelopes. तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे सिर्फ 2 एनवेलप पिक करने हैं। वो 2 एनवेलप कैसे पिक हो सकते हैं, या ये दोनों सही जाएं, या ये दोनों सही जाएं, ये दोनों सही जाएं। मतलब मुझे 4 में से 2 को सेलेक्ट करने हैं और ये कॉम्बिनेशन का केस बनता है जिसमें हम बोलेंगे 4C2। 4C2 का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। 2 से इसको कैंसिल किया, ये 2 हो गया और टोटल केसेस देखो कितने आ गए, 6। और यहाँ पर भी वही दिया हुआ है। इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मतलब स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है रिमाइंडर से और बोला जा रहा है कि ये जो लिखा हुआ है 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 इज डिवाइडेड बाय 100। अगर इसको 100 से डिवाइड करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा। तो अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो सबसे पहले देखो, अगर मुझे इसको 100 से डिवाइड करना है तो मुझे एक चीज़ पता है कि 100 में क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है और 5 की पावर 2 होता है। 5 की पावर 2 अगर होता है तो ध्यान से देखिए, एक 5 यहाँ से और एक 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है और ये 96 जो है वो 4 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा, और जब पूरा कैंसिल हो जाएगा तो रिमाइंडर क्यों आएगा।
और रिमाइंडर नहीं आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज 0। अगर आपको रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पता है, जो कि मैंने अपने कोर्स में जो AFE-IAS के पोर्टल पर दिया हुआ है, उसमें मैंने रिमाइंडर, यूनिट डिजिट, ये सब कुछ कवर अप कराया है, और हमारे बच्चों ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, क्योंकि अगर उन्होंने रिमाइंडर और यूनिट डिजिट को पढ़ा है तो इस एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड वो बहुत ही आसानी से बन गए होंगे। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अगला यूनिट डिजिट का ही क्वेश्चन है, और ये यूनिट डिजिट में ध्यान से देखिए, कितना भी बड़ा नंबर हो, मैंने सिखाया था हमें सिर्फ किस पर फोकस करना होता है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट पर फोकस करना होता है। इसका मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। बहुत सारे जगह पर ये सोल्यूशन दे रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करो फिर 4 से डिवाइड करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें पता है 2 का साइक्लिसिटी जो होता है वो 4 होता है। साइक्लिसिटी से करते क्या है, हम पावर को डिवाइड करते हैं, और अल्टीमेटली जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर से ही हमें देखना होता है कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मैं मल्टीप्लाई ना करते हुए बोलूंगा कि इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसको करूंगा तो -1 आएगा, इसको करूंगा तो 1 आएगा, इसको करूंगा तो -1, और ये 1 तो पहले से ही है। 2 -1 और -1 मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस बन जाएगा। अल्टीमेटली जो रिमाइंडर आने वाला है वो कितना आएगा, वो पावर अगर आप ध्यान से देखें तो पावर में आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है, और रिमाइंडर 1 बच रहा है तो आंसर जो है वो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 1। और आई वुड से कि जो भी रिमाइंडर आता है हम उसको वहाँ पर ले लेते हैं, तो 2 की पावर 1 विल बी माय आंसर। 2 की पावर 1 अगर मेरा आंसर है तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। इफ ABC एंड DEF, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं बोलूँगा कि टफ क्वेश्चन है। अगर ABCDEF जो है 3 डिजिट नंबर है, और जब हम इनको ऐड करते हैं तो ABCDEF को जब ऐड किया जाता है तो 1 1 1 1 यहाँ पर हमें मिल रहा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि A + B + C + D + E का वैल्यू क्या होगा। और इम्पॉर्टेंट यह है कि ये सारी डिजिट्स जो हैं वो अलग अलग हैं और नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो नहीं ले सकते, बाकी सारी डिजिट्स हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ 0 होता तो ये 1 हो सकता था, ये 1 होता तो ये 0 होता, अगर मुझे 1 सम लाना है। इसका मतलब 0 क्योंकि हो नहीं सकता है तो यहाँ पर क्या होगा, 5 और 6 11 हो सकता है, 7 और 4 11 भी हो सकता है। तो बहुत बढ़िया, हम कोई सा भी ले लेते हैं केस। मैं सिंपली ऐसा ले लेता हूँ कि ये 9 होगा, या इसको हम ऐसा कुछ कर लेते हैं कि मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये 9 हुआ तो ये 2 हो गया, 9 और 2 11, एक कैरी ओवर चली गई 1। जैसी कैरी ओवर 1 गई है, इसका मतलब इन दोनों का सम 10 होना चाहिए, ताकि 10 में एक जोड़ के यहाँ पर 11 आके फिर एक कैरी ओवर चले जाए। तो ऐसा कैसे होगा कि भाई मैं 8 इसको दे दूं और 2 इसको दे दूं, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको 7 दे दूं और 3 दे दूं, क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं करेगी। 7 और 3 10 हुआ, और जैसे ही ये 7 और 3 10 हुआ, एक 11 होके एक इधर आ गया कैरी ओवर, फिर एक चली गई। फिर A और D को क्या होना है, 10 होना है। इसका मतलब मैं इसको 6 और 4 दे दूं, 10 और 1 11 हो गया। मुझे सारी डिजिट्स पता लग चुकी है और इन्हीं का सम पूछा है, तो मुझे 6 + 7 + 9 + 4 + 3 + 2 पता लगाना है। 6 7 13, 13 और 9 22, 22 और 4 26, 26 और 3 29 और 2 31, और आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। और क्या पूछा है, एक नंबर है D जो कि एक 3 डिजिट का नंबर है, सच दैट रेशियो पता लगाना है। और रेशियो क्या है, यहाँ पर रेशियो हमको मिनिमम चाहिए, और रेशियो किस किस का है, नंबर का। अगर एक नंबर है ABC और उसके डिजिट्स के जो सम होंगे उनका हमें यहाँ पर क्या निकालना है, रेशियो। और बोला गया है कि ये रेशियो कैसा चाहिए, ये रेशियो हमें मिनिमम चाहिए है। और उसके बाद इस A और C का डिफरेंस पूछा है, क्योंकि डिफरेंस किसका पूछा है, 100 प्लेस की डिजिट, और साथ में यहाँ पर यूनिट प्लेस के जो डिजिट है उसका डिफरेंस पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, अगर रेशियो छोटा चाहिए तो ऊपर वाला नंबर छोटा और नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ABC सब, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों नंबर डिपेंडेंट है उन ABC पर। तो मैं क्या करूँगा कि इस A को मैं मिनिमम रखूँगा, उसके लिए मुझे इसको 1 लेना पड़ेगा। अपॉन में 1 हो गया, लेकिन मुझे नीचे भी मैक्सिमम करना है, तो मैं नंबर जो है इसको कुछ इस तरीके से लूँगा। और भी पैटर्न हो सकते थे, आप बोलते कि सर 1 2 9 ले लेते हैं,
क्योंकि 1 to 9 जो है, लेकिन अगर आप 1 to 9 डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 9 करोगे तो आंसर बड़ा आएगा एज कंपेयर टू जब आप इसको करोगे तो 199 डिवाइडेड बाय 19 जब आप करेंगे तो ये आपको मिनिमम नंबर देगा। और अगर आप यहाँ डिफरेंस देखें 1 और 9 का तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। मतलब आपको एक दो ट्राई मारने पड़ेंगे कि आपने 199 को इससे डिवाइड करके देखा, फिर 189 को डिवाइड करके देखा। आप जैसे ही ये चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस केस में जो है आपको नंबर या आंसर जो है वो बड़ा मिल रहा है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट वाला पार्ट यहां पर क्या है, या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 of the 5 positive integers p q r s t are even and 2 of them are odd, not necessarily in one order. Consider the following. यहां पर देखिए p q r s t are even and 2 of them are odd, मतलब ये हुआ कि इसमें से 3 नंबर जो हैं वो इवन है और 2 नंबर क्या हैं यहां पर ऑड है। पहली स्टेटमेंट ये बोलती है कि यहां पर पांचों नंबर का सम या डिफरेंस दे रखा है, और सम और डिफरेंस के केस में अगर मैं बताऊं कि अगर 2 नंबर ऑड हैं तो जो ऑड होते हैं वो अगर इवन टाइम्स लिखे हुए होते हैं, क्योंकि 2 बार है तो वो ऑटोमेटिकली इवन बन जाएंगे, और इवन तो अपने आप में जुड़ के इवन ही रहते हैं, तो इवन प्लस इवन डेफिनेटली आपको इवन ही देगा। अच्छा एक चीज़ और, मैंने पी क्यू आर पर ज़रूर सर्कल लगा के बोल दिया ये इवन है, लेकिन ये तीनों फिक्स थोड़ी है कि यही इवन है। इवन ये भी हो सकते हैं, बस इतना पता है इनमें से 3 कोई इवन है और इनमें से 2 कोई ऑड है। अगला केस, P के साथ 2 मल्टीप्लाई है, R के साथ 2 मल्टीप्लाई है, S के साथ 2 मल्टीप्लाई है। अब P ऑड है या Q ऑड है ये हमको नहीं पता है, तो मैं कभी भी यहाँ पर ये नहीं बता पाऊँगा कि ये डेफिनेटली ऑड आएगा या नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P एक प्राइम नंबर है, C एक कॉम्पोजिट नंबर है। यहाँ पर डेफिनेटली की जगह वो बोल रहा है कैन बी, और जब कैन बी की बात आती है तो इसका मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा। प्राइम नंबर जो है, मैं अगर देखूं वैरायटी अगर देखें तो एक इवन नंबर 2 होता है, और मैं कोई बड़ा सा नंबर ले लेता हूं जो कि एक ऑड होता है, ये प्राइम नंबर है। कॉम्पोजिट की बात करूं तो मैं कॉम्पोजिट क्या ले सकता हूं, मैं 10 भी ले सकता हूं और मैं 9 भी ले सकता हूं, मतलब ऑड और इवन कॉम्बिनेशन मैंने ले लिया। मुझे पहली स्टेटमेंट जो बोलती है कि p + c डिवाइडेड बाय p - c, इसका मतलब अगर मैं प्राइम नंबर भी ऑड ले लूँ, और तो वो 11 है, और कॉम्पोजिट भी ऑड ले लूँ तो 11 + 9 डिवाइडेड बाय 11 - 9, आप देख सकते हैं कि ये आपको इवन ही मिलेगा। कैन भी बोला है मतलब ऑड भी होगा, लेकिन क्या इवन होगा? यस, हमने एक एग्जाम्पल बता के बता दिया कि ये इवन ज़रूर होगा। 2p + c कैन बी ऑड, क्या ऐसा ऑड हो सकता है? तो ध्यान से देखिए, p का वैल्यू कुछ भी हो, ये आपको क्या देगा, इवन। इवन में अगर आप ऑड जोड़ोगे तभी आपको आंसर क्या मिलेगा, ऑड। और आपको पता है कि कॉम्पोजिट ऑड होता है, इवन भी होता है, ऑड भी होता है, तो मेरा आंसर सेकंड वाला भी सही हो गया। P × C कैन बी ऑड, अगर दोनों ऑड को मल्टीप्लाई कर दोगे, आप देख सकते हैं 11 × 9 कर दीजिए, आपको आंसर ऑड ही मिलेगा। इसका मतलब तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 3 डिजिट नंबर है ABC, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं D से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ABC है जिसको हम D से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आंसर आ रहा है 3, 7, D और D। और क्लियरली बोला है कि ये डिफरेंट नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे, इसका मतलब अगेन हम ज़ीरो नहीं ले सकते हैं, और इन डिजिट्स में से ही हमें क्या करना है, डिजिट्स को चूज़ करना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A + B + C? तो सबसे पहले अगर मैं D को कुछ भी अपने मन से मुझे चूज़ करना पड़ेगा, मान लो मैं इसको 2 ले लेता हूँ, तो 2 × 1 = 2, बिल्कुल। C को अगर मैंने 1 ले लिया, 2 आ गया। अब मैं B को क्या लूँ, क्योंकि 1 तो मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो 2 × 2 = 4, मुझे वापस से 2 नहीं मिला। 2 × 6 = 12 हो जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 2 कैरी ओवर 1 आ गया। उसके बाद अगर मैं देखता हूं कि मैं 2 से किस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करूं कि 3, 7, DD आ जाए। भाई 2 से मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर का अगर मैं करूंगा, भाई ये मैक्सिमम 999 भी अगर होता है तो 1800 के आसपास पहुंचेगा, मतलब ये D2 तो नहीं होगा। इसी तरीके से मैंने देखा कि अगर मैं D को 4 लेता हूं, ऐसे मैं ट्राई करूंगा, तो 4 9 क्या होता है 36, मतलब मैं बिल्कुल उसके क्लोज पहुंच रहा हूं। तो ट्राई करते हैं कि भाई 4 6 जो होता है वो 24 होता है, बिल्कुल सही है, कैरी ओवर 2 आ गई।
अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2 ऐड करके अगेन 4 हो जाए, तो 4 3 ज़ा 12 होता है, 2 जोड़ा 14 हो गया, कैरी ओवर 1 हो गया, 4 9 ज़ा 36 प्लस 1 37, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इसका मतलब मेरा ए बी सी जो है वो 9 3 और 6 है। अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो देखिए 9 और 9 18 आ गया है। ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड the six digit number of in the form of xyz is divisible by। तो एक प्रॉपर्टी है नंबर की कि अगर 3 डिजिट इस तरीके से रिपीट करती है 2 बार, जैसे 1 2 3 1 2 3 101 101 999 999, अगर इस तरीके से 3 डिजिट 2 बार रिपीट करती है तो ये जो नंबर होते हैं, इस टाइप का जो फॉर्म का नंबर होता है, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 1001। और ये जो 1001 नंबर होता है, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7 11 एंड 13। और आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है उस पर ये सीधा आंसर दिया हुआ है। तो ये एक तरह से ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी पता है तो बहुत ईजिली आप इस आंसर को मार्क कर सकते हैं कुछ सेकंड्स में। लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर आपको कोई एक एग्जाम्पल लेके और 7 11 और 13 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम ज़रूर ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में हम देखें तो ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है अगर हम मैनुअली भी चेक करके या डिवाइड करके देखते हैं तो अगर ये पता है तो बेस्ट है, और नहीं पता है तो आप मैनुअली भी डिवाइड कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्यूब से रिलेटेड है। ये क्यूब वाला टॉपिक पूरा मैंने बहुत एडवांस लेवल पे किया है, और इस बार इस पेपर में क्यूब के 2 क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 और एक जो लास्ट वाला क्वेश्चन अभी आएगा वहां पर भी क्यूब से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। उसमें क्यूबॉइड जरूर यूज किया है, तो वो भी मैंने अपने वीडियो में कवर अप किया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर एक क्यूब होता है और क्यूब जो है उसमें अगर टोटल 125 पीसेज हैं तो ये कैसे बनते हैं, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 से, मतलब n का वैल्यू 5 है, मतलब हर एज पर जो है 5 पीसेज या 5 क्यूब्स हैं। मुझे ये पता लगाना है हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड, मतलब ऐसे क्यूब्स के नंबर बताने हैं जो किसी ना किसी से क्या हो, सराउंडेड हो। इसका मतलब ऊपर की लेयर जो है अप डाउन वाली, राइट और लेफ्ट वाली, फ्रंट और बैक वाली, इस लेयर को मुझे हटाना है। अगर मुझे ऊपर की सारी लेयर्स को हटाना है तो ये जो n का वैल्यू है वो क्या होगा, लेफ्ट और राइट से एक एक माइनस होके n-2 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये n-2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये जो है n-2 हो जाएगा। इसका मतलब जो ऊपर की लेयर, नीचे की लेयर, ये वाली लेयर, ये जो लेयर है, जब मैंने इसको रिमूव कर दिया तो अंदर का एक छोटा पीस बचेगा जिसका डायमेंशन जो होगा वो n-2 होगा, जो कि हो जाएगा 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, और आंसर जो है वो आ जाएगा 27 क्यूब्स। ये एग्जैक्टली वो क्यूब्स हैं जो हम लोग इस नाम से पढ़ते हैं, नो फेस पेंटेड क्यूब। नो फेस पेंटेड क्यूब जो है वो एग्जैक्टली n-2 जो है वो हमें आंसर देता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड by rearranging the digits of the number this such that odd digits occupy odd position and even digits occupy even position। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हमारे पास 8 डिजिट्स का नंबर है, 8 खाली जगह है मेरे पास यहाँ पर टोटल 4 डिफरेंट डिजिट्स हैं, लेकिन टोटल मिला के 8 डिजिट्स हैं। उन्हीं को मुझे अरेंज करना है, लेकिन ऑड प्लेस पर ऑड डिजिट आनी चाहिए, इवन प्लेस पर इवन डिजिट आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास 4 जगह है और मेरे पास 4 यहाँ पर ऑड नंबर हैं। इनको मैं 4 फैक्टोरियल वेज से यहाँ पर अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन 2 डिजिट्स यहाँ पर रिपीट कर रही हैं, 1 1 और 3 3, और ये 2 2 टाइम्स आ रही हैं। दैट मीन्स मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से। PNC का क्वेश्चन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। रिमेनिंग इवन को भी मैं 4 फैक्टोरियल वेज से क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, मतलब इनको मैं नंबर ऑफ वेज में अरेंज कर सकता हूँ, और डिवाइड हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से।
अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय अगेन 2 इंटू 2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 6 इंटू 6 बचेगा। अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो 36 आ जाएगा। 36 का मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 36 वेज होंगे और जो कंडीशन दी थी उस कंडीशन को हमने क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहे हैं कि जो ए है वो यहाँ पर हमें 8 डेज में जो है वो काम कर देता है, बी जो है वो 16 डेज में काम कर देता है और सी जो है वो 12 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर देता है। तो सबसे पहला काम होता है टोटल वर्क एज्यूम करना, जो कि मैंने एज्यूम कर लिया 48 यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 8 दिन में काम करता है तो 48 डिवाइडेड बाय 8, ये एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, ये एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और ये एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। उसने बोला कि ए जो है वो मंडे को काम करता है अकेले, बी जो है अकेले ट्यूसडे को काम करता है, सी जो है अकेले वेडनेसडे को काम करता है। इसका मतलब एक दिन ए ने काम किया, एक दिन बी ने, एक दिन सी ने। उसके बाद ऐसा फिर से आगे होता है एंड सो ऑन लिखा हुआ है। इसका मतलब फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर सी काम करेगा। आप देख रहे होंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर आगे थर्सडे एंड सो ऑन। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी बार बार क्या करेगा, यहाँ पर रिपीट करेगा। तो सबसे पहले अगर ये ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों जो काम कर रहे हैं, इसका अगर मैं सम निकालता हूं तो टोटल 13 यूनिट आता है जो ये तीनों मिलके काम करेंगे। तो अगर ये पहला पेयर हमको बोलता है कि 13 यूनिट काम किया है, दूसरा पेयर जो है वो भी 13 यूनिट काम करेगा, तो ऐसे टोटल 3 पेयर अगर मैं ले लेता हूं तो टोटल 39 यूनिट काम हो चुका है। 3 पेयर जो है वो हमको क्या बताएंगे कि 39 यूनिट हमारा क्या हो चुका है, काम हो चुका है। 3 पेयर का मतलब क्या होगा, एक पेयर मतलब 3 दिन, 3 पेयर मतलब कितना हो गया, 9 दिन काम हो चुका है और टोटल 39 यूनिट काम हो चुका है। हर पेयर कंप्लीट होने के बाद अगला काम जो है कौन चालू करता है, ए करता है। ए ने 6 यूनिट काम कर दिया, तो 6 काम जैसे ही हुआ तो 45 यूनिट काम हो चुका है। और साथ में क्योंकि अभी और काम बचा हुआ है तो अगले दिन बी से काम करा दिया, बी ने 3 यूनिट काम कर दिया, टोटल हो गए 48 यूनिट काम। और इतना ही बस हमको काम करना था। यहाँ पर 9 दिन तक काम हो चुका था, एक दिन यहाँ पर काम हुआ, एक दिन यहाँ पर काम हुआ, टोटल मिला के जो है 11 दिन तक जो है वो हमारा यहाँ पर काम हो गया है। 11 दिन तक काम हुआ है, इसका मतलब मंडे से लेके हमें 11 दिन काम होना है। सेकेंड वाला ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया है। अगर हम यहाँ पर एड ऑन करके देखें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 7 दिन तो संडे तक हो गया। फिर 1 2 3 4 आपने जैसे ही ऐड किया आपको थर्सडे दिख रहा है, मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। और ये 24 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ईजी तो नहीं बोलूंगा। 7 + 9 + 10 अगर आप ऐड करोगे तो ये 19 + 7 26 होता है। 26 को फर्दर उनके डिजिट्स को ऐड कर दिया, 6 और 2 8 होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 दिया है, मतलब आप सिंपली डिजिट्स को क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो वैसे ही 23, 4 और 15 दिया हुआ था। तो देखो इसको एक और तरीका है करने का, क्योंकि हम डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं। अब रिस्पेक्टिव डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। 3 और 2 5, ये 4 है ही, 5 और 1 6, 6 4 10 और 5 15, 15 मतलब 5 और 1 6, आंसर 6 आ गया। आप अगर सीधा भी करते हैं 23 और 4 27, 27 में 10 जोड़ा 37 + 5 इज 40, 37 और 5 इज 42 और 4 और 2 को जोड़ोगे तो वापस से यहाँ पर 6 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हुआ, ए यहाँ पर आ चुका है। मतलब अगर इस तरीके का लॉजिक कभी भी आता है कि नंबर को ऐड करने के बाद उनकी रिस्पेक्टिव डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं, तो आप पहले ही नंबर की डिजिट्स को ऐड कर सकते हैं, उसको और छोटा नंबर बना सकते हैं, फिर उनको ऐड करके फिर डिजिट्स को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x + 96 इज डिविजिबल बाय x। अब ये जो पहला टर्म है उसमें x पहले से ही गिवन है, x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, ये इसको कैंसिल कर ही देगा।
96 को डिवाइड करने के लिए जो सेकंड टर्म दिया हुआ है उसको अगर डिवाइड करना है तो हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि 96 के फैक्टर कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे उतने ही x की हम वैल्यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि उतने ही नंबर 96 को डिवाइड कर पाएंगे। और यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर क्या पता लगाना है, नंबर ऑफ फैक्टर, और वही हमारा आंसर होगा। ये मैंने क्लास में जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने ये पूरा टॉपिक लिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, और भी एडवांस लेवल होता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर की अगर हम बात करें, मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, ये हो जाएगा 48, फिर 2 से करता हूँ 24, फिर 2 से करता हूँ, फिर 2 से एंड सो ऑन। हमने यहाँ पर देखा कि ये जो 96 है वो बन गया है 2 की पावर, यहाँ पर 5 × 3 की पावर 1, 1 2 3 4 5। और आपको बता दूं कि नंबर ऑफ फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, दिस पावर प्लस 1 इंटू दिस पावर प्लस 1, और ये हो जाएगा 6 × 2, एंड आंसर इज व्हाट, 12 नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। और 12 जो फैक्टर होंगे वो 1 से लेके इंक्लूडिंग नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यहाँ पर टोटल फैक्टर हमको ये बताता है। सो आंसर जो है वो यहाँ पर हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, 12 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इफ पी क्यू आर एंड एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू एंड आर प्लस एस। इंपॉर्टेंट है, सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, और ये पी क्यू आर एस 4 डिजिट्स के बारे में बात की जा रही है। चारों डिस्टिंक्ट हैं, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम चाहिए तो मुझे पी क्यू आर एस की वैल्यू भी मैक्सिमम चाहिए होगी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 9 8 7 6, यही मैक्सिमम डिजिट्स है, इनकी वैल्यू यही मैक्सिमम हो सकती है। अब एक लॉजिक होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर p प्लस क्यू को r प्लस एस से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये हुआ, जब भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होता है और हमारे पास लिमिटेड यही नंबर है, तो ये जो दो नंबर हैं इनके बीच में गैप अगर मिनिमम होगा तो मल्टीप्लिकेशन करने पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, मैं अगर यहाँ पर 9 और 8 यहाँ पर ले लूँगा और 7 और 6 यहाँ ले लूँगा तो ये 17 और 13 हो जाएगा, गैप ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं क्या करूँगा, इस 9 को 6 के साथ रखूँगा और इस 8 को 7 के साथ रखूँगा, इस 8 को जो है वो मैं 7 के साथ रखूँगा, ताकि जो डिफरेंस है वो देखो बिल्कुल मिनिमम हो गया, और आंसर देखो कितना आ जाएगा, 225। सो आपको जो गैप है उसको मिनिमम रखना है, ये एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमने इस आंसर को मार्क किया 225। अगर ये प्रॉपर्टी किसी को नहीं पता है तो आप 2-3 एग्जाम्पल पेयर बनाएंगे, 9 8 यहाँ ले लो, 7 6 यहाँ ले लो, मल्टीप्लाई करके देखो, फिर 9 और 7 को ले लो और 6 और 8 को ले लो, फिर मल्टीप्लाई करके देखो, फिर अल्टीमेटली फाइनली 9 6 और 8 और 7 को देखेंगे तो आपको आंसर यही मिलेगा, और यही मैक्सिमम नंबर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स, मतलब 9 9 9 9 ऐसे करके लिखते जा रहे हैं, और ये जो है कितनी बार लिखा हुआ है, 99 टाइम्स लिखा हुआ है। फिर बोला जा रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13, इसको अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड मतलब इस तरीके से 6 डिजिट का अगर नंबर है, ये रिपीट करता है, तो यहाँ पर दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 13। इसका मतलब ये मैं देखूंगा कि जो 9 9 के इस तरीके से 6 6 के पेयर बनेंगे और कहाँ तक बन रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 2 3 4 5 ऐसा कोई नंबर लिखा है तो मैं इसको 2 3 4 इंटू 10 प्लस 5 लिख सकता हूँ। और अगर मुझे दिख रहा है कि 2 3 4 अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही जब 6 डिजिट के पेयर होंगे, आखिरी में जितने डिजिट्स बच जाएंगे उनको मैं अलग कर दूंगा, और रिमेनिंग उसके साथ 10 100 1000 या जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, मेरा काम क्या होगा, मुझे ये देखना है कि 6 6 के पेयर आखिरी तक अगर जाते हैं
तो कितने आखिरी में 9 बचने वाले हैं? तो 6 1 ज़ा 6, ये 3 39, 6 6 ज़ा 36, आखिरी में टोटल कितने 9 बचने वाले हैं? 3 9 बचने वाले हैं। बाकी यहाँ तक ये पूरा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा 13 से। अगर हम देखेंगे ये 9 जब हटाएंगे तो यहाँ पर 3 0 आ जाएंगे। इसका मतलब मुझे बस सिंपली 999 को क्या करना है? 13 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा आंसर होगा। सो 13 7 ज़ा 91 होता है, यहाँ से बचेगा 8 89 हो गया। 13 6 ज़ा 78 होता है, यहाँ पर 11 बचेगा और बस यही तो हमारा आंसर है। दैट रिमाइंडर जो है वो यहाँ कितना हो जाएगा? रिमाइंडर जो है वो यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। चलिए तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1, इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। अगेन ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास 2 1 होते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1 2 1। 3 बार 1 होते हैं तो आंसर आता है 1 2 3, उसके बाद फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 1। अगर ये 4 टाइम्स होता है तो ये आ जाता है 1 2 3 4 देन 3 2 1। तो वैसे यहाँ पर ये 9 टाइम्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसको मल्टीप्लाई इटसेल्फ से किया, इसका मतलब स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर रिड्यूसिंग ऑर्डर में चलेगा 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इन सबको आपको ऐड करना है और बताना है कि आंसर क्या आएगा। लेकिन एक डिजिट सम मेथड है जो मैंने क्वेश्चन में अप्लाई भी किया था। फिर से यहाँ पर देखिए, ये जो एक नंबर है जिसमें आपके पास 1 9 टाइम्स है, इन सारी डिजिट का जो सम आता है वो 9 आता है। अगेन सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका भी सम जो डिजिट है, डिजिट का जो सम है वो 9 आता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा। 81 की डिजिट्स का फिर से सम करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 9 आएगा। तो जिस भी ऑप्शन में सम ऑफ डिजिट अगर 9 आ रहा है तो वही आंसर होगा। यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 8 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है और बाकी यहाँ पर 1 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एलिमिनेटेड, ऑप्शन सी आपका आंसर है। अगर आपको मान लीजिए डिजिट सम का मेथड नहीं आता है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले लेगा, बिकॉज आपको ये सारी डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाके आपको क्या मिलेगा? ये सम मिलेगा। एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए मुझे 1 से लेके 9 तक के नेचुरल नंबर का सम निकालना होता है तो वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय वॉट 2। तो 1 से लेके 9 तक का निकालना है तो 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, ये आपको कितना दे देगा? 45। फिर आपके सामने क्या है? 1 से लेके 8 तक का सम निकालना है तो n का वैल्यू 8 हो गया। 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 4, 4 9 ज़ा 36 होता है। 45 और 36 को जोड़ोगे तो 81 ही आएगा। अलग अलग तरीके हैं, ये सारे तरीके मैंने क्लास में बताए हैं, वीडियोस में बताए हैं। आप पोर्टल पर सीसेट का जो कोर्स है अगर आप उसको लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें, सारे मेथड सीखने को मिलेंगे। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या दिया हुआ है? What is the sum of all digits which appear in all the integers from 10 to 100? अगेन यहाँ पर नेचुरल नंबर वाला जो सम है वो कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इशू ये है कि यहाँ पर हमको डिजिट्स का सम बताना है, ना कि मुझे यहाँ पर नंबर का सम करना है। तो एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। अगर 0 1 2 एंड सो ऑन ऐसे करते करते मैं 9 तक का सम करता हूँ, थोड़ी देर पहले ही किया था, 1 से लेके 9 तक के डिजिट का सम जो है वो 45 आता है। वहीं अगर मैं 10 11 12 एंड सो ऑन ऐसे करते करते 19 तक करता हूं तो ध्यान से देखिए, हर नंबर में ये जो 1 1 1 है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको अगर हटा दिया जाए तो ये पूरा का पूरा केस ऊपर वाला जैसा ही बनेगा। तो 1 कितनी बार आया? 10 बार आया। तो यहाँ पर 1 का जो 10 बार सम होगा वो 10 हो जाएगा, प्लस 45 यहाँ पर आने वाला है। हमारे क्वेश्चन में हमें 9 तक का सम नहीं चाहिए, अल्टीमेटली ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए था। इसको मैं हटा दूंगा ताकि ऐसा ना हो कि फाइनली जब मैं सम निकालूं तो उसको मैं ऐड ना कर दूं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 20 एंड सो ऑन ऐसे करते करते 29 तक जाएंगे तो 2 का सम 10 टाइम्स है, ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 45। ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है? 90 से लेके
यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 99 तक जाना है, सभी में 9 अवेलेबल है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 और 45। ध्यान से देखिए यहाँ पर 45 कितनी बार आया है, 1 से लेके 9 तक टोटल 9 टाइम्स आया है। और अगर आप देखें कि यहाँ पर जो है 45 जो है 9 टाइम्स आया है, 10 20 ऐसे करते 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 ध्यान से देखिए 10 + 20 + 30 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते कहाँ तक आया है, ये आपका आया है 90 तक। अगर सभी में से मैं 10 कॉमन ले लूँ तो ये 1 + 2 + एंड सो ऑन, फिर क्या बचेगा आपके सामने 9 बचेगा। साथ में मैंने बोला कि 45 कितनी बार आया है, 9 बार आया है, तो 45 इंटू क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर 9 कर दूंगा। इसका सम आपको पता है 45 आता है, इंटू 10 करेंगे 450 हो जाएगा, प्लस 45 में इंटू 9 करना है तो 45 इंटू 10 जो है 450 होता है। 450 में से अगर मैं 45 हटा दूंगा तो ये 405 आ जाएगा। 405 को मैं ऐड करूंगा 558, 855 भी एक ऑप्शन में आंसर है, लेकिन आखिरी वाला जो नंबर है वो अभी हमने ऐड नहीं किया है और इनकी डिजिट का सम 1 + 0 + 0 जो है वो 1 आता है। इसका मतलब 1 इसमें ऐड होगा और आंसर देखिए 856 आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि इतना लॉजिक लगाने के बाद भी आखिरी में आंसर गलत मार्क किया जा सकता है अगर आप जल्दी जल्दी में इस 1 को भूल गए तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन प्लस सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बन पाएंगे। अगर आप सिंपली ऐसा सोचें कि यार क्वांट है बन जाएगा बिना तैयारी के चलते हैं, तो बिना तैयारी वाले इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका जीएस पेपर 1 जो है वो क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन सी सेट में इस टाइप के क्वेश्चन ना बनने के कारण उनका सिलेक्शन जो है वो रुक गया है। तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट ईयर ऐसा रिस्क कोई ना ले कि हम क्वांट की तैयारी ना करें और आपका अच्छा खासा पेपर 1 गया है लेकिन पेपर 2 के कारण आपका सिलेक्शन ही ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ABCD स्क्वायर है, तो यहां पर एक स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर है आपका ABC और D। क्या दिया हुआ है कि 1 पॉइंट ऑन ईच साइड ऑफ AB, एक पॉइंट यहां पर है, एंड CD, एक पॉइंट यहां पर है, एंड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन ईच साइड BC एंड DA। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए, टोटल हो गए 6 पॉइंट। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स, सो हमें यहाँ पर अलग अलग ट्रायंगल्स बनाने हैं। ये अगेन क्वेश्चन जो है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है और मैंने जैसा कि देखा इस पूरे चैप्टर में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और साथ में नंबर्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको पता है कि ट्रायंगल बनाने के लिए यू वांट 3 पॉइंट्स और तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं तीनों, कहीं पर भी ऐसे पॉइंट नहीं है कि 3 पॉइंट लाइन से आ रहे हों, 2 पॉइंट है लेकिन 3 पॉइंट कहीं पर भी कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो मुझे 6 पॉइंट में से 3 पॉइंट को सेलेक्ट करना है, एक ट्रायंगल बनेगा। कितने वे से कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1, ये कैंसिल हो गया। टोटल यहाँ पर आंसर कितना आ गया 20, एंड ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है कि यहाँ पर टोटल 20 ट्रायंगल्स बन जाएंगे इन पॉइंट्स को पिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाला है। क्या है यहाँ पर स्टेटमेंट, 14 ब्लैक बॉल्स है, 20 ब्लू बॉल्स हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 14 जो है वो ब्लैक बॉल है, उसके बाद 20 जो है वो यहाँ पर ब्लू बॉल है, उसके बाद 26 आपके पास ग्रीन बॉल है, 28 जो है वो येलो बॉल है, उसके बाद 38 जो है वो रेड बॉल है। देखिए डेटा ही कितना सारा दिया हुआ है। और उसके बाद एक और दिया हुआ है, दैट इज 54 जो है यहाँ पर वाइट बॉल है। पहली स्टेटमेंट है द स्मॉलेस्ट नंबर n, एक n पता लगाना है जो कि सबसे छोटा नंबर होगा, सच दैट एनी n बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, मतलब मैं अगर एक बॉक्स में से n बॉल निकालता हूं रेंडमली, मस्ट कंटेन 1 फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 1 कलर, मतलब पूरा का पूरा, जैसे कि अगर 54 वाइट है तो पूरी 54 वाइट हो या 20 ब्लू हो। अगेन यहां पर भी वो बेस्ट केस और वर्स्ट केस वाला कंडीशन जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। बेस्ट केस तो ये होता है कि मैं 14 बॉल निकालूं और पूरे के पूरे ब्लैक बॉल आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पूरी खराब किस्मत वाला केस निकालेंगे, मतलब वर्स्ट केस पर जाएंगे। और मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले इनको ऐड करता हूं, टोटल कितना आ रहा है। 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30 हो गया, कैरी ओवर 3 हो गया,
3 + 1 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, 10 और 8 18 हो गया, टोटल 180 बॉल्स हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि मैं बॉल निकालता गया और आखिरी में एक वाइट बच गई, एक रेड बच गई, एक येलो, एक ग्रीन, एक ब्लू, एक ब्लैक, 1 2 3 4 5 6, अगर आखिरी में मतलब मैंने 174 बॉल्स निकाली और अभी भी एक एक बॉल सारे ग्रुप की अगर बची हुई है, इतनी किस्मत मेरी खराब है, सबसे वर्स्ट केस मैंने ले लिया, तो एक भी ग्रुप अभी कंप्लीट नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही 174 के बाद कोई सी भी एक बॉल उठाऊंगा, इनमें से कोई भी एक कलर की आएगी और वो एक ग्रुप को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। और 175 देखिए 175 यहां पर दिया हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला, द स्मॉलेस्ट नंबर m, अगेन दूसरा मुझे स्मॉलेस्ट नंबर m पता लगाना है, सच दैट एनी m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color, सारे कलर की कम से कम एक बॉल हो। तो अगेन मैं किस्मत खराब रखूंगा और ये बोलूंगा कि मैंने ये सारी बॉल निकाल ली, लेकिन अभी ब्लैक की एक भी बॉल नहीं आई है। मतलब यहाँ पर अगर मुझे स्मॉलेस्ट नंबर m पता लगाना है तो ध्यान से देखिए, अगर इस 180 में से इस 14 को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर 166 मेरे पास नंबर आएगा। मतलब 166 बॉल निकालने के बाद भी एक कलर की एक बॉल रह जाएगी, और यहां पर बोला है मिनिमम सभी कलर की एक एक बॉल होनी चाहिए। दिस इज द वर्स्ट केस। और जैसी अगली बॉल मैं यहां पर उठाऊंगा तो यहां पर ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, वाइट सबकी मिनिमम एक एक बॉल आ जाएगी, और यहां पर 167 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। और यहां पर 167 ही दिया हुआ है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। आप समझ रहे हैं कितने लॉजिकल, कितने कॉन्सेप्चुअल, कितने कॉन्सेप्ट खतरनाक वाले जो हैं उस पर डिपेंडेंट ये क्वेश्चन है। यूपीएससी चाहता है कि आप आईएम के लेवल की मैथ्स तैयार करें, बट ठीक है, हमें इसमें स्कोर नहीं, हमें इसमें क्वालिफाई करना है। तो एटलीस्ट हमें वो क्वेश्चंस तो कवर अप कर लेने हैं एटलीस्ट जिनमें कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लग रहा है। सारे क्वेश्चन हमें सही नहीं करने हैं। सारे क्वेश्चन सही करने के लिए तो उतना टाइम ही नहीं बचेगा जिस हिसाब से ये पेपर आया है। तो चलिए, हमें यही ढूंढना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको तो सबसे पहले करना चाहिए। 0 इज रिटर्न एज CHUR, तो ZERO, CHUR। तो यहां पर अल्फाबेट के नंबर्स मैंने अल्फाबेट सीरीज में बताया है कैसे याद करने हैं। ये 15 है, ये 18 है, ये 5 है, ये 26 है, ये 3 है आपका, ये 8 है आपका, ये 21 है और ये 18 है। हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर +3 हुआ, यहाँ पर भी आप देखोगे +3 हुआ, यहाँ पर भी +3 हुआ। 26 में अगर आप +3 करते हैं तो 29 बनता है, 29 इज इक्वल टू व्हाट, 3 ओनली, क्योंकि हम 29 में से 26 माइनस करते हैं और जो नंबर आता है वही यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखते हैं। मतलब सभी में 3 3 3 ऐड करना है। ध्यान से देखिए, SOD SOD SOD, बस यहाँ पर ये लेटर अलग है। तो एक बार सबसे पहला काम तो यही होगा कि हम थर्ड लेटर को चेक करेंगे। थर्ड लेटर कौन सा है, ए में +3 किया, ए का नंबर 1 होता है, 4 मतलब डी आना चाहिए, पहला ऑप्शन एलिमिनेटेड। फिर मैंने देखा यहाँ तो ये सारे सेम आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे अगर मैं देखता हूँ तो सेकंड लास्ट और लास्ट को अगर मैं चेक करूँगा तो काम बन जाएगा। तो सबसे पहले ये 18 है, ये 5 है, इसमें ऐड किया मैंने 3 तो 21 हो गया, और 21 जो होता है वो यू होता है, यू एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, अगर अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद हैं तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, यहां पर यह पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन। ABCD है और यहां पर हमें इसकी कंपैरिजन करना है इनकी एज का कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, और हमें पता लगाना है क्या कि ओल्डेस्ट कौन होगा। सो पहली स्टेटमेंट बोलती है कि A इज ओल्डर देन B, तो मैं ऐसा कर देता हूं कि A इज ओल्डर देन B, लेफ्ट में छोटे और राइट में बड़े लोगों को रख देता हूं। C एंड D का एज जो है वो सेम है। E यंगेस्ट है, मतलब E जो है वो सबसे छोटा रहेगा, सबसे छोटा रहेगा। कितने लोग हैं, ABCDEF, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 होगा, मतलब ठीक है, मैंने बोला सबसे छोटा है ये। F इज यंगर देन D,
f अगर d से छोटा है तो मैं लिख देता हूं f जो है वो d से छोटा है। f इज ओल्डर देन a, तो यहीं पर मैं लिख सकता हूं f जो है वो a से ओल्डर है। तो अब यहां पर अगर मैं सबसे पहले पहली वाली स्टेटमेंट को और ये लास्ट वाली स्टेटमेंट को अगर मैं कंपेयर करता हूं, मतलब फर्स्ट फिफ्थ और उसमें ये जो फोर्थ वाला है, फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ को अगर कंपेयर करता हूं तो मुझे यहां से ये रिलेशन मिलता है, ठीक है। और इसमें भी मुझे एक चीज क्लियर है कि ई जो है वो इधर आएगा, इसका मतलब मुझे ये थर्ड वाला भी लेना पड़ेगा, या नहीं भी लेता हूं तो चलेगा, ई तो यंगेस्ट है। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि सी और डी बराबर है, ई इधर ही आएगा। अगर ये नहीं लेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ई इधर आएगा? इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमको पिक करना पड़ेगा। और यहां पर मुझे दिख रहा है कि मुझे सारी स्टेटमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सेकेंड वाली स्टेटमेंट को नहीं लूंगा तो मुझे ये पता नहीं लग पाएगा कि सी और डी बराबर है या सी ओल्डेस्ट है। तो दैट मीन्स ऑल 5 स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगेन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है वो यहां पर दी हुई है, और स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 है। दिस इज स्टेटमेंट 2, दिस इज स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। 5 मेंबर है फैमिली में। रिलेशन पूछा है कि ई टू बी क्या रिलेशन होगा, तो ध्यान से देखिए ई से बी का क्या रिलेशन होगा। पहली स्टेटमेंट है ए एंड बी आर मैरिड कपल। ए और बी मैरिड कपल है, कौन मेल है कौन फीमेल है हमको नहीं पता। सेकेंड स्टेटमेंट है डी इज द फादर ऑफ सी। डी फादर है किसके? सी के। स्टेटमेंट 3 है ई इज डीज सन। डी का बेटा है ई, तो ई को मैंने यहां पर बना दिया। फोर्थ है ए एंड सी आर सिस्टर। ए और सी सिस्टर हैं। इस केस को मुझे यहां ले जाना ही पड़ेगा, तभी मैं बी और ई का रिलेशन बना पाऊंगा। और अगर मुझे डी और सी का रिलेशन नहीं पता होगा तो मैं ई और सी का रिलेशन भी नहीं बता पाऊंगा। इसलिए मुझे यहाँ पर सारी स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था कि ए एंड सी आर सिस्टर्स, तो इसका मतलब ये दोनों सिस्टर्स हैं। ई यहाँ पर प्लस हो गया, और ई और बी का रिलेशन हम बता सकते हैं। रिलेशन क्या होगा ये नहीं पूछा है, पूछा ये था कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम कितनी स्टेटमेंट से कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है। मुझे इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को बाहर करना है। 3 जो है वो लाइक है, ये तीनों एक जैसे नंबर है, एक टाइप है। यहां पर अगर हम देखें तो ये सारे ही नंबर जो हैं इसमें प्राइम दिए हुए हैं, बट इस वाले ग्रुप में ये नंबर प्राइम ना होके क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। बाकी सब में सारे नंबर प्राइम है, इसमें नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अब हमारा इस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 44, इसमें क्या दिया हुआ है, अ प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू इन 1 ईयर व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं और क्या बोला जा रहा है कि पी जो है वो क्यू बन जा रहा है और आर परसेंट पर। इसका मतलब ये होगा कि पहले आर परसेंट ऑफ 2 से इसको इंक्रीज करेंगे, फिर कुछ यहाँ पर अमाउंट बनेगा और वापस इसको आर परसेंट डिवाइडेड बाय 2 से इंक्रीज करेंगे। बाद में बोला है कि सेम प्रिंसिपल पी जो है वो क्यू बन जा रहा है 1 साल में एस परसेंट पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पी से क्यू हम सीधे जा रहे हैं और एस परसेंट इंक्रीज करके इसको बना दे रहे हैं। प्रिंसिपल सेम है, अमाउंट भी सेम आ रहा है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है। इस केस को मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पर R का वैल्यू अगर मैं 20% ले लेता हूँ, तो ध्यान से देखिए P जो है वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। अगर मैं P को ले लेता हूँ यहाँ पर 100, 20% इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा, ये 20% का डिवाइड बाय 2 करना है, 10% इंक्रीज करेंगे 110 हो जाएगा। 20 का फिर हाफ करेंगे, 10% इसका इंक्रीज करेंगे 121 बन जाएगा। इसका मतलब मुझे Q को 121 बनाना है 100 से। इसका मतलब यहाँ पर मुझे 21% इंक्रीज करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं S का वैल्यू जो है वो R से बड़ा आ रहा है, और S का वैल्यू R से बड़ा ऑप्शन C में आ रहा है। ऑप्शन C जो है वो यहाँ पर, ऑप्शन B जो है वो इनकरेक्ट है, ऑप्शन C यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर।
तो हमें नेचुरल नंबर पता लगाने हैं कि कितने नेचुरल नंबर होंगे जो इसको डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 31 आए। इसका मतलब अगर मैं 1186 में से 31 सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब रिमाइंडर को हटा दूं, तो मेरे पास नंबर जो बचेगा वो 1155 बचेगा और ये नंबर इन नेचुरल नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ से पता लगा लेता हूँ कि कितने ऐसे फैक्टर्स आने वाले हैं। तो 3 3 ज़ा 9, 25, 3 8 ज़ा 24, 115, ये हो गया 5। 5 से कैंसिल करते हैं 35, 35 7 हो गया, 7 से करते हैं 11 हो गया, 11 से करते हैं 1 हो गया। So this 1155 is equal to 3 की पावर 1 into 5 की पावर 1 into 7 की पावर 1 into 11 की पावर 1 यहाँ पर हमें मिल चुका है। तो व्हाट इज नंबर ऑफ फैक्टर्स? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 2 2, टोटल हो गए 16 फैक्टर्स। अब इंपॉर्टेंट कहानी ये है कि ये जो फैक्टर्स आए हैं 16, इस 1155 के ये क्या क्या होंगे? ये 1 हो सकता है, 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 5 भी कर रहा है, 7 भी कर रहा है, 11 भी कर रहा है। अगला क्या होगा? कॉम्बिनेशन 5 3 ज़ा 15 भी होगा, उसके बाद 7 3 ज़ा 21 भी होगा, उसके बाद 11 3 ज़ा 33 होगा और एंड सो ऑन, ऐसे करते करते नंबर इटसेल्फ मतलब 1155 भी होगा। ये सारे फैक्टर्स होंगे और ध्यान से देखिए ऐसे 16 फैक्टर होंगे। रिमाइंडर क्योंकि 31 चाहिए, इसका मतलब मुझे एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जो 31 से बड़ा हो। 31 से छोटा कभी भी रिमाइंडर, अगर मैं बोलता हूं कि मैं नंबर 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 31 नहीं आएगा, रिमाइंडर 5 से छोटा आएगा। इसका मतलब मुझे यहां पर कितने कैंसिल करने हैं 16 में से? मुझे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 टोटल जो है वो सब्ट्रैक्ट करने हैं 16 फैक्टर में से। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा मुझे आंसर मिल जाएगा कि देयर आर टोटल 9 फैक्टर्स। वो ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इस 1186 को डिवाइड करने पर आपको 31 का रिमाइंडर देंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जहां पर क्या दिया हुआ, एक रिलेशन दिया है कि P जो है वो आपका Q से छोटा है और Q जो है वो R से छोटा है, और यहां पर एक कंडीशन दी है कि PP प्लस QQ प्लस RR इज इक्वल टू TT0, एक 3 डिजिट का नंबर दे रहे हैं। अगर मैं PQR की मैक्सिमम वैल्यू ले लेता हूं तो ये कभी भी आपका, मान लीजिए मैं सेम भी ले लेता हूं, अभी तो हम इसको लेस देन बोलते भी नहीं है, 999999, तब भी ये 300 से ऊपर नहीं जाएगा। और अगर ये 300 से ऊपर नहीं जाएगा तो यहां पर क्या पॉसिबल हो सकता है? 220 हो सकता है और 110 जो है वो यहां पर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको PQR की कुछ ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनका सम 110 और 220 हो। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने PP का 11 ले लिया, QQ को 22 ले लिया, प्लस अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 110। ऐसे ही बहुत सारे मैनुअली मुझे क्या करने पड़ेंगे? केस बनाने पड़ेंगे, और मैं चेक कर चुका हूं P की वैल्यू 1 और यहाँ पर Q की वैल्यू जो है वो टोटल 6 डिफरेंट आ रही है। कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर है, इंपॉर्टेंट ये था, और साथ में ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल, एक केस बना दिया है, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको मैनुअली वैल्यूज को पिक करना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, जल्दी से आपको एकदम से आंसर नहीं मिलेगा। सो बोथ 1 एंड 2 जो है वो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्या दिया हुआ है? What is the sum of all 4-digit number less than 2000 formed by the digits 1, 2, 3 and 4? मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो 2000 या 2000 से छोटा होगा। इसका मतलब यहां पर जो डिजिट आएगी वो 2 नहीं आ सकती, 3 नहीं आ सकती, 4 नहीं आ सकती, तो क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब इसके आगे क्या नंबर हो सकते हैं? 2 3 4 यहां पर हो सकता है। इनको अरेंज करके देखते हैं क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। 1 2 और 4 3 हो सकता है। इसके बाद 1 और 3 यहां पर ले लिया तो यहां पर 2 और 4 हो जाएगा। 1 3 4 और 2 हो जाएगा। 1 4 के साथ क्या क्या बनेगा पेयर? 2 3 बनेगा, और 1 4 के साथ 3 2 बनेगा। इन सभी नंबर्स का हमसे क्या पूछा गया है? सम पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, 4 3 7 7 और 4 11 11 एंड 2 इज आपका 13 प्लस 3 16 प्लस 2 18, कैरी ओवर 1 8, सभी आंसर की यूनिट डिजिट में है।
3 + 1 4, 4 4 8 2 10, 10 और 6 16 और 3 19, कैरी ओवर 1। लेकिन जैसे ही 9 आया तो ये सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए जो है वो मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 48 है। और क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव थिंग्स। इंपॉर्टेंट है, 10 कॉन्जिक्यूटिव्स को हमें पिक करना है आउट ऑफ 12, और ये कहां पर है, सर्कल पर है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें इनको पिक करना है। सो अगर मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। मान लीजिए मैंने इसको सबसे पहले पिक कर लिया, और इसको जैसे ही पिक किया तो क्लॉकवाइज करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मैंने यहाँ पर थिंग्स को सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए कितने डिफरेंट तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, 3 4 5 6 7, ये मैं स्टार्टिंग वाले काउंट कर रहा हूँ कि अभी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अगला मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, अगला यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 10, दिस इज 11 एंड दिस इज 12। जैसे ही 13 पे आऊंगा वापस से वही वाला अरेंजमेंट हो जाएगा। इसका मतलब टोटल 12 वेज से मैं क्या कर सकता हूं, इस कंडीशन को फुलफिल कर सकता हूं, कॉन्जिक्यूटिव थिंग्स को सेलेक्ट कर सकता हूं। तो ये क्वेश्चन जो है वो इजी है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन जो है वो कैलेंडर चैप्टर से है। कैलेंडर चैप्टर की अगर मैं बात करूं, यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ऑड डेज वाला होता है। वीक कंप्लीट करो और बचा हुआ जो दिन होता है हम उसको ऑड डे ले लेते हैं। तो यहां पर संडे दिया हुआ है, आज जो है वो संडे है, और संडे का मतलब होता है 0 ऑड डे। फिर उसमें कितने डेज हमें ऐड करने हैं, 10 की पार्ट 10, और 10 की पार्ट 10 का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरोस। इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा और देखूंगा कि वीक कंप्लीट करने के बाद कितने हमारे डेज बच रहे हैं, और वही हमारे ऑड डेज होंगे। तो डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूं, ज्यादा आसान होगा। 7 1 7 हो गया, 30 हो गया, 7 4 28 हो गया, 220, 7 2 14 60, 7 8 56, 4 40 हो गया, 7 7 2 14 660 था, 7 8 56, 440 हो गया, 7 5 35, 550 हो गया, 7 7 49, यहाँ पर 1 बचा 10, 7 1 7 30 हो गया, 7 4 28 हो गया, फिर 220 हो गया, 7 2 14 660 हो गया, 7 8 56, और रिमाइंडर जो बचा कितना बचा, 4। रिमाइंडर 4 मतलब मेरे पास ऑड डेज कितने आ गए, 4 ऑड डेज आ गए वीक कंप्लीट करने के बाद। 4 यहाँ पर ऑड डेज हैं, तो 0 में जैसे ही मैं 4 ऐड करूंगा, 1 ऑड डे का मतलब होता है मंडे, 2 ऑड डे का मतलब होता है ट्यूसडे, 3 का मतलब होता है वेडनेसडे, और 4 ऑड डे का मतलब होता है थर्सडे। सो ऑप्शन बी जो है वो मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एलसीएम से रिलेटेड है। और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 3 बेल हैं, ये 3 बेल जो है ग्रीन से रेड और रेड से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो रहे हैं। द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकेंड्स, सेकेंड वन टेक्स 39, और उसके बाद थर्ड टेक्स 60 सेकेंड्स टू चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। सो ग्रीन टू रेड का हमें यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, द ड्यूरेशन फ्रॉम ग्रीन टू रेड कलर आर सेम। सो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन टू रेड जो है वो यहाँ पर सेम है, एंड रेड टू ग्रीन भी सेम रहेगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे टाइपिंग का लग रहा है। At 2 p.m. they together turn green. At what time will they change to green next simultaneously? मतलब ग्रीन से रेड जाना है और रेड से वापस ग्रीन जाना है। मतलब यहाँ पर हमको एग्जैक्टली करना क्या है, ग्रीन से रेड जाना है और रेड से फिर ग्रीन जाना है। 2 टाइम स्लॉट्स हैं, दोनों ही टाइम स्लॉट सेम रहेंगे, बस एक टाइम स्लॉट निकाल के उसको हम डबल कर लेंगे। तो एक साथ ये चेंज कब कलर करने वाले होंगे, दैट विल बी माई एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 39 इंटू 3 इधर से हट गया तो 20 और 25 का एलसीएम जो है वो 100 हो जाता है। टोटल 3900 सेकेंड्स के बाद ऐसा होगा। हमें यहाँ पर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो एक काम करते हैं, इसको 60 से डिवाइड करते हैं। 0 6 5 6 6 36, 30 6 5 30, टोटल 65 मिनट एक साइकिल के लगेंगे। ग्रीन टू रेड, रेड टू ग्रीन वापस 65 मिनट लगेंगे। टोटल हो जाएगा 130 मिनट। एंड व्हाट इज 130 मिनट, ये होता है 2 घंटे प्लस 10 मिनट। और 2 बजे के बाद अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो मेरा आंसर जो है वो ऑप्शन बी आएगा, 4 बज के 10 मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, 40 चिल्ड्रंस आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल एंड वन ऑफ देम। तो ध्यान से देखिए, ये सर्कल पर खड़े हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 15 कर देता हूँ, 20 25 30 35 और यहाँ पर 40, फिर 1 2 3 ये सर्कल में खड़े हुए हैं। चिल्ड्रन वन पास ऑन, मतलब द रिंग पास्ड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रिंग को पास करना है। चाइल्ड वन पासेस ऑन टू चाइल्ड टू, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंड चाइल्ड टू पासेस टू चाइल्ड फोर, 1 से 2 पर गया, 2 से 4 पर गया, और फिर चाइल्ड 4 पासेस टू चाइल्ड 7, +1 हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ, ऐसे अगला +4 होगा, मतलब यहाँ 11 आ जाएगा, फिर +5 होगा तो 16 पर चला जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते हमें मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस इंक्लूडिंग चाइल्ड 1 विल द रिंग बी इन द हैंड्स ऑफ चाइल्ड 1 अगेन। इसका मतलब जब मैं ऐड करता जाऊंगा, अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि 40 के बाद भी मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पर 35 है और इसमें मुझे 8 ऐड करना है तो 35 + 8 43 होगा, फिर उसमें 9 ऐड करना है तो आगे चला जाएगा। इसका मतलब अगर 41 आ जाता है ऐड करते करते तो वही मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 41 प्लेस पर कौन है, 1 है। फिर साइकिल पूरा कंप्लीट हुआ, 40 के बाद फिर 40 आ गए तो 80 हो गया, और 81 पर आ जाएगा तो अगेन मेरा आंसर आ जाएगा, या 121 आ जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। सीरीज जो बनेगी वो एग्जैक्टली हमें यहाँ पर कैसी बनने वाली है, 1 4 7 11 16 एंड सो ऑन। और आप देखते हैं प्लस, यहाँ पर हमने 1 के बाद जो है, 1 के बाद यहाँ पर 2 भी था, +1 +2 +3 +4, इस तरीके से आगे जाते जाना है। तो एग्जैक्टली जो यहाँ पर आंसर आने वाला है वो आफ्टर 15 चेंजेस या 15 इस तरीके से जब हम पास ऑन करेंगे तब आएगा, और एग्जैक्टली वहाँ पर 81 जैसे ही आ जाएगा। 81 का मतलब है कि फर्स्ट वाले पर्सन के पास जो है वो रिंग पहुंच चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। z 2 बार है, z जो है वो 2 बार है, y आपका 3 बार है, x आपका 4 बार है। आपको पता है ये उल्टा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अगर मैं नंबरिंग करता हूँ, z को अगर मैं 1 देता हूँ एंड सो ऑन करते करते तो a 26 आता है, लेकिन यहाँ z को 2 दिया है तो यहाँ पर a का नंबर 27 आएगा। इसका मतलब a जो है 27 टाइम्स जाएगा। दूसरी चीज़ ध्यान से देखिए, अगर मुझे ये पता लगाना हो कि भाई ये z को 2 कैसे दे दिया, जनरली क्या होता है, हम अल्फाबेटिकल जब ऑर्डर करते हैं, a का ऑपोजिट z होता है, b का ऑपोजिट y होता है। a का नंबर 1 होता है लेकिन यहाँ 2 दिया है, b का नंबर 2 होता है, इसको 3 दिया है, c का नंबर 3 होता है लेकिन इसको 4 दिया है, मतलब एक एक ज्यादा दिया है। a का ऑपोजिट 26 होता है, मतलब z होता है 26 से एक यहाँ पर क्या ज्यादा दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ से 2 + 3 + 4, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या पता लगाना है, मिडिल टर्म पता लगाना है। तो देखते हैं कि टोटल कितने टर्म्स आने वाले हैं। हमें सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला पता है जो कि 1 से स्टार्ट होता है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर जो है एक 1 को लिख देता हूँ, लेकिन उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान से देखिए क्या होगा यहाँ पर वैल्यू, द सम विल बी 27 × 28 डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। 2 से इसको कैंसिल किया, 14 आ गया। 27 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 28 कैरी ओवर 2, 8 और 7 15, 15 और 2 17 कैरी ओवर 1, और ये हो जाएगा 378। अब 378 से मुझे क्या करना पड़ेगा, -1, क्योंकि ये मैंने एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया था। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे वो कितने आएंगे, 377 आएंगे। मुझे पता लगाना है कि मिडिल टर्म कौन सा होगा। तो मिडिल टर्म पता लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 377 को 2 से डिवाइड करूंगा। ये कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 117, 2 × 8 = 16, 117, 2 × 8 = 16, 0.5 आ रहा है। इसका मतलब 188 टर्म्स इस तरफ, 188 टर्म्स उस तरफ, और जो 189th वाला टर्म होगा वही हमारा मिडिल टर्म होगा। अभी तो हमें सिर्फ मिडिल टर्म मिला है, हमें लेकिन जो पूछा गया है उसको फाइंड आउट करने के लिए अब मैं ये देखूंगा कि मैं यहाँ से कहाँ तक जाऊँ कि मेरा जो सम है वो 189 आ जाए।
सो आई विल ट्राई। तो सबसे पहले मैं n का वैल्यू 20 ले लेता हूँ, तो 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, टोटल कितने टर्म्स आ गए 210, बट मुझे तो 189 पे जाना है, तो पीछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा 19 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 190 टर्म्स। लेकिन ध्यान से देखिए ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, हमें इस 1 को हटाना है, तो 1 को जैसे ही हटाया तो 189 आ गया, और 189 आ गया तो वही मिडिल टर्म है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा टर्म है जो कि यहाँ पर 19th नंबर पर आने वाला है। ध्यान से देखिएगा, Z2 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो उसका ऑपोजिट वाला हमें पता लग जाता है, कौन आएगा, A आएगा। यहाँ पर जो y है इसका नंबर 3 है, इसका मतलब क्या होगा कि इससे एक कम करूंगा तो 2 आएगा, और उसके ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, हमारा नंबर हो जाएगा। क्योंकि 3 जो है वो आपका नंबर जो है वो C को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम -1 करेंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, B को, और B का ऑपोजिट यहाँ पर लिखा हुआ है। 2 से एक कम करते हैं तो वो A को रिप्रेजेंट करता है, और ये A का क्या है, ऑपोजिट है। वैसे ही 19 की अगर मैं बात करूंगा तो 19 में से 1 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, और 18 जो होता है वो आपका क्या होता है, 18 R होता है, और R के ऑपोजिट जो है वो कौन आएगा, I आएगा, और I हमारा यहाँ पर फाइनली आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही लॉजिकल था। इस क्वेश्चन को करने के लिए नंबर्स का नॉलेज, क्योंकि नेचुरल नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट है, साथ में अल्फाबेट्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, किस नंबर पर कौन आता है। आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां पर ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 56, और ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और इसको हम डेटा सफिशिएंसी में काउंट करते हैं। तो डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने यहाँ पर कवर अप किया है, और ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि इज P इज ग्रेटर देन Q। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं बताना है, क्वेश्चन पूछा है कि क्या P Q से बड़ा है, क्या P Q से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो यस या तो नो, दोनों में से जो आंसर मिल जाए वही हमारा आंसर होगा, और हम बोलेंगे कि यस वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट अलोन, या टुगेदर, साथ में लेके भी हम कर सकते हैं। और अगर आंसर नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजन रहेगा यस या नो में, तो हम मार्क करेंगे, जो कि ऑप्शन डी आपको यहां पर दिख रहा है। तो पहली स्टेटमेंट है कि P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0। अब भाई दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 से बड़ा है, ये हमको ये थोड़ी बताएगा कि P बड़ा है या Q बड़ा है, कोई भी नंबर बड़ा या छोटा हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 से तो हमको आंसर नहीं पता लग रहा है। स्टेटमेंट 2 हमको बोलता है कि P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, अगर P स्क्वायर Q स्क्वायर से बड़ा है, दो केसेस होंगे। पहला केस, अगर 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर से बड़ा है, बिल्कुल होता है, और आप देख सकते हैं यहां से 5 इज ग्रेटर देन 4 है, मतलब P इज ग्रेटर देन क्या आ गया, Q आ गया। सेकेंड कंडीशन कि -5 का स्क्वायर बड़ा होता है -4 के स्क्वायर से, तो क्या -5 बड़ा होता है, नहीं, -4 बड़ा होता है। इसका मतलब यहां पर Q बड़ा आ गया P से। दोनों कंडीशन आ रही है, P बड़ा भी आ रहा है, छोटा भी आ रहा है, यूनिक आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम स्टेटमेंट 2 से भी इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन डी हो गया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी का। क्वेश्चन ये है कि क्या ये ग्रेटर देन दिस है। इसका मतलब अगेन आपको यस और नो में क्वेश्चन देना है, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं कि यहां पर P प्लस क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन P माइनस क्यू और प्लस आर दिया हुआ है। यहाँ पर P और P को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। Q को अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो 2Q हो जाएगा, R को इधर लेके आऊंगा तो 2R हो जाएगा। 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, Q इज ग्रेटर देन क्या आ गया यहाँ पर, R। दिस इज माई क्वेश्चन कि क्या Q R से बड़ा है, इज Q इज ग्रेटर देन R। पहला स्टेटमेंट बोलता है P माइनस क्यू इज पॉजिटिव, P माइनस क्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। P माइनस क्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि P इज ग्रेटर देन Q। Q को मैं उस तरफ लेके चला गया। ये आपको क्लियर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि P जो है वो Q से बड़ा है, लेकिन Q और R का रिलेशन अभी हमको नहीं पता चला, तो अकेली स्टेटमेंट 1 से हमको आंसर नहीं मिल रहा है। P माइनस आर इज नेगेटिव, मतलब लेस देन 0 है। इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट से मुझे ये पता लगेगा कि P जो है वो R से छोटा है।
तो स्टेटमेंट अलोन से मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं दोनों को जब कंबाइन करता हूं तो मुझे पता है P Q से बड़ा है और R जो है वो P से बड़ा है। इसका मतलब R जो है वो Q से बड़ा हो गया। तो मुझे क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गई कि Q R से छोटा है। और अगर Q R से छोटा है, हमसे पूछा था क्या Q R से बड़ा है, हम बोलेंगे नो। तो हम इसको आंसर कर पा रहे हैं, यूनिक आंसर कर पा रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि दोनों स्टेटमेंट को जब हमने एक साथ लिया तो मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहा हूँ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्या है क्वेश्चन, अगला ये वेन डायग्राम पर क्वेश्चन है। और वेन डायग्राम का क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। और इसमें जो है 3 सेट के बारे में बात हो रही है। एक है आपका यहाँ पर कौन, सबसे पहले कॉफ़ी है और टी है। तो यहाँ मैं कॉफ़ी ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं टी ले लेता हूँ। टी का वैल्यू दे रखा है कि यहाँ पर 75% जो है वो टी लेते हैं, 60% जो है वो कॉफ़ी लेते हैं, 15% टुक टी एंड कॉफ़ी बोथ। इसका मतलब टी और कॉफ़ी का इंटरसेक्शन जो है वो 15 के बराबर है। जनरली इंटरसेक्शन टी और कॉफ़ी का कौन सा होगा, ये वाला। बट यहाँ पर एक आगे कंडीशन दी हुई है, नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी। इसका मतलब जो मिल्क पीते हैं, ये मिल्क वाले लोग हैं, वो टी नहीं लेते हैं। इसका मतलब मिल्क वाले और टी वाले का जो इंटरसेक्शन होगा वो 0 और 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है इंटरसेक्शन जो था इनका 15, वो यहाँ पर एग्जैक्टली इस वाले एरिया का आएगा। 75 में से 15 चला गया तो 60 लोग कौन से वाले लोग होंगे, वो ये वाले लोग होंगे। इस 60 में से 15 माइनस कर दूंगा तो ये आपको टोटल यहां से लेके यहां तक का पता लगेगा कि ये लोग कौन है, ये लोग 45 लोग हैं, लेकिन यहां से लेके यहां तक का। अब यहां पर ध्यान से देखिए, मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कौन, ये कितना है और ये कितना है। सो अगर मुझे x पता लग जाए या y पता लग जाए, और दोनों अगर मुझे क्लियर जब तक नहीं पता लगेंगे, क्योंकि y पता लगने से x पता नहीं लगेगा। x पता लगने से सिर्फ इतना पता लग सकता है कि ओनली कॉफी वाले लोग कौन है, लेकिन उससे y पता नहीं लगेगा। पहला स्टेटमेंट मुझे क्या बोलता है कि 50% टुक मिल्क। तो मिल्क का वैल्यू 50 है, इसका मतलब यहां पर ये होगा मिल्क में कौन कौन है, x और y, x प्लस y जो है वो 50 के बराबर है। और ये मेरी पहली स्टेटमेंट है। लेकिन इससे क्या मुझे x और y की वैल्यू मिलेगी, मुझे x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट 2, द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी। नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी मतलब ये टोटल लोग। टोटल लोग कौन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये 60 प्लस 15 जो है, या इसको मैं 75 ले लेता हूँ। 75 में अगर मैं इन 45 को जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। और x इस 45 में इंक्लूडेड है, तो बचा कौन, y, मतलब 120। सेकंड स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं। 120 प्लस y ये टोटल है। अगर y पता लग गया तो मुझे टोटल स्टूडेंट या टोटल लोग पता लग जाएंगे। और उसमें यही पूछा है, हाउ मेनी पर्सन्स अटेंडेड द व्हाट पार्टी। तो y अगर मुझे पता लगा तो मुझे इतना पता लग जाएगा कि ये लोग जो हैं ये कितने लोग हैं। इज इक्वल टू, यहां पर क्या दिया हुआ है, हु टुक मिल्क ओनली। हु टुक मिल्क ओनली, तो मिल्क ओनली वाले लोग कौन है, y। तो 5 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। 4y की वैल्यू 120 आ जाएगी और यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ गई। जैसे y की वैल्यू 30 आई, मैंने अगर यहाँ पुट कर दिया तो मुझे ये पता लग गया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी जो है वो आपका 150 के बराबर आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर सेकेंड वाली जो स्टेटमेंट है उससे मुझे आंसर मिल रहा है। और ऑप्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बोल रहा है। और क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी। तो मुझे यहाँ पर x की जरूरत नहीं है, y से ही काम हो गया है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 59। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यू हैव टू कंसिडर अ 3 डिजिट नंबर। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो नंबर होगा क्या। पहली स्टेटमेंट ने इंफॉर्मेशन दी हमको। पहली स्टेटमेंट क्या इंफॉर्मेशन देती है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ABC अगर मेरे पास नंबर है
तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, a इंटू बी इंटू सी के बराबर। ऐसा कब होगा, अगर मैं नंबर 1 2 3 ले लेता हूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 यहाँ पर 6 होता है और 1 इंटू 2 इंटू 3 जो है वो आपका 6 होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि ऑर्डर यही रहेगा, ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, मतलब नंबर 123 भी हो सकता है, 132 भी हो सकता है, 213 भी हो सकता है, 231 भी हो सकता है, 312 भी हो सकता है और 321 भी हो सकता है। ये सारे पॉसिबल नंबर है स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंगली, यूनिक आंसर हमको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। स्टेटमेंट 2 को देखेंगे, द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो सम ऑफ द डिजिट कितना है, 6 है, ये 6 से डिवाइड नहीं होगा सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, ये नहीं होगा डिवाइड। लेकिन ध्यान से देखो, मैं ये जो इन्फॉर्मेशन है ये स्टेटमेंट 1 से ही ले रहा हूँ, तो स्टेटमेंट 1 और 2 को तो कंबाइन करना ही पड़ रहा है। ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। अगेन यू आर गेटिंग टू आंसर्स, यूनिक आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट से भी हमको यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आंसर क्या मार्क कर दूंगा, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग द स्टेटमेंट टुगेदर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, For 5 children, ages A is less than B is less than C is less than D is less than E, any two successive ages differ by 2 years. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और यहाँ पर E तक दिया हुआ है, तो अगर मैंने इसको X ले लिया तो ये X प्लस 2 होगा, ये X प्लस 4 होगा, ये X प्लस 6 होगा और ये X प्लस 8 होगा। सिंगल वेरिएबल पर हमारा यहाँ पर काम हो रहा है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 हमको इन्फॉर्मेशन ये देता है, द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि भैया यंगेस्ट चाइल्ड का जो एज है वो क्या होगा। तो एज ऑफ द एल्डेस्ट, एल्डेस्ट कौन है, x प्लस 6 इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट। तो पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली 3 टाइम्स ऑफ यंगेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 6। इसको अगर मैं इक्वल करता हूं तो यहां से मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब स्टेटमेंट 1 से मुझे x का वैल्यू मिल रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट मुझे क्या बोलता है, सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 ईयर। एंड व्हाट इज द एवरेज, ये एपी में नंबर हैं और एपी में नंबर जब होते हैं तो ये जो मिडिल नंबर होता है यही आपका एवरेज होता है। तो x प्लस 4 का वैल्यू 8 दे रखा है, तो यहाँ से x का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। दोनों स्टेटमेंट से अलग अलग सॉल्व करने पर मुझे आंसर मिल रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। यहाँ पर मुझे इस वाले दोनों स्टेटमेंट से आंसर मिल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 4 पेपर्स नेमली PQRS are 100. Marks scored by the student are in integers. A student can score 99%. मतलब जो भी पेपर में नंबर्स आएंगे वो इंटीजर में होने चाहिए। उसके मार्क्स 99% आए हैं ऑफ टोटल, मतलब 400, जो कि कितना होगा 396। पूछा क्या गया है कि कितने डिफरेंट वेज से ऐसा हो सकता है एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, और n एग्जैक्टली क्या हो जाएगा कि कितने डिफरेंट वेज से ये 396 नंबर उसके आ सकते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला केस कि अगर मैं सबको 99, 99, 99 और 99 चारों पेपर को 99 दे दूं। दूसरा ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूं कि मैं एक पेपर को दे देता हूं 100, दूसरे को, इसमें से मैंने एक नंबर दिया है तो ये 98 हो गया और ये 99 और 99। तीसरा केस क्या हो जाएगा कि अगर ये 100 है और इसको भी मैं 100 कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 98 और ये वाला 98। चौथा केस इसी में अगर मैं देखता हूं ये 100 है, ये 100 है और एक नंबर मैंने इसको दे दिया तो 99 और ये हो गया 97। पांचवा केस क्या बनेगा, ये 100 है, ये 100 है और ये 100 है और ये कितना हो गया 96। ध्यान से देखिए यहां पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा। 4 नंबर है, PQR को किसी को भी जा सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज से जाएंगे, लेकिन चारों सेम है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, आंसर एक ही तरीका होगा यहाँ पर। अगेन यहाँ पर 4 फैक्टोरियल वेज होंगे, लेकिन रिपीट कौन से नंबर कर रहे हैं, ये 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 12 वेज से हम ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगेन 4 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन मैं 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा क्योंकि 100 2 बार और 98 जो है वो भी 2 बार आया है। तो 4 कैंसिल हो गया, 3 2 यहाँ पर 6 वेज आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन मेरे पास 4 फैक्टोरियल वेज है, लेकिन डिवाइडेड बाय क्या होगा,
2 फैक्टोरियल जो कि इसके जैसा ही हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 12। और इस वाले केस में आप ध्यान से देखिए 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा 4। 12, 12, 24, 24 और 6 30, 34 और प्लस 1 35। टोटल केसेस जो हैं वो कितने हो जा रहे हैं यहाँ पर 35 केसेस हो जा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन देखिए पीएनसी से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्लैग है जिसमें 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हैं। तो ध्यान से देखिए, एक फ्लैग है जिसमें आपकी 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हैं और यहाँ पर हमको रेड, ग्रीन और येलो, हमारे पास यहाँ पर कितने कलर हैं? हमारे पास 3 कलर हैं, रेड, ग्रीन और येलो। What is the number of different ways in which this can be done so that no two adjacent stripes have the same color? मतलब पड़ोसी वाली जो स्ट्राइप्स हैं उनमें सेम कलर नहीं होना चाहिए। और अगेन ध्यान से देखिए, ये भी पीएनसी का ही क्वेश्चन है। सबसे पहला कि इस वाले स्ट्राइप्स के पास कितने ऑप्शन है, वो तीनों कलर में से कोई सा भी एक कलर ले सकता है। जैसे ही मैंने कोई एक कलर दे दिया तो वो कलर अब यहाँ नहीं आ सकता है, तो इस स्ट्राइप के पास अब बचेंगे 2 ऑप्शन। एक कलर यहाँ पर जो आ गया है वापस वो यहाँ नहीं आ सकता है, लेकिन ये वाला कलर वापस इधर आ सकता है, तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन। जो कलर एक इधर आ गया है 3 में से, अब बचे 2, तो 2 हम यहाँ पर पेंट कर सकते हैं। और आंसर जो होगा वो इनका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के इतने नंबर ऑफ वेज से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फ्लैग को कलर कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 वेज होंगे, जिससे मैं 4 स्ट्राइप का क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर फ्लैग बना सकता हूँ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल और मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है। थोड़ा सा कैसा टेढ़ा है, ध्यान से देखिए। एरिया ऑफ फ्लोर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 4 क्रॉस 2.2। ये हमारा एरिया हो गया फ्लोर का। हमें टाइल्स जो लगानी है, एक टाइल का जो एरिया हो गया वो हो गया 1.4 मीटर इंटू 0.6 मीटर। कितनी टाइल्स ऐसी लगेंगी, तो ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया को हम डिवाइड कर देंगे 1.4 इंटू 0.6, मतलब एक टाइल्स के एरिया से। ये कैंसिल हुआ, ऊपर 10 चला गया, ये 11 हो गया, ये 3 बचा, ये 7 हो गया, ये 2 बचा। 220 डिवाइडेड बाय 21 अप्रॉक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। हमसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर 9 टाइल्स जो है वो अरेंज कर सकते हैं। बट आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अगेन मैनुअल काम था, लेकिन वो आंसर ऑप्शन के हिसाब से हम लगा पा रहे हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली कुछ ऐसा दिया हुआ था कि ये 4 मीटर है और ये आपका, ये 4 मीटर है और ये आपका 2.2 मीटर है। अगर मैं एक टाइल को अरेंज करता हूं जो कि 1.4 और 0.6 मीटर की है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1.4 मीटर की अरेंज करी, तो 1.4, 1.4 और तीसरी मैं यहाँ पर अरेंज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो 4.2 पहुँच जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ कि वो आगे तक चला जाएगा, तो अगली वाली को मुझे कुछ इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। और इस तरीके से हम अरेंजमेंट जब करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम 9 टाइल्स ही रख पाएंगे, कुछ जगह बच जाएगी। बट आंसर यहाँ पर क्या हो गया है, option D, that is 9. There are 5 persons P, Q, R, S and T, each one of whom has to be assigned one task. Neither P nor Q can be assigned task 1. मतलब task 1 जो है उसमें P और Q दोनों नहीं आ सकते। टास्क 2 की बात करें तो वहां पर जो है R और S के अलावा कोई और नहीं आ सकता। टास्क 3, 4, 5 की अगर हम बात करें तो वहां पर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट वाले में कौन आ सकता है। फर्स्ट वाले में ध्यान से देखिए, आर और एस में से कोई एक इधर आएगा, तो उसके 2 नंबर ऑफ वेज हो गए। 2 तरीके से आ सकता है, या तो आर आएगा या तो एस आएगा। जो भी एक आएगा उसके अलावा एक बच जाएगा। एक जो बचेगा और उसके साथ में जो टी रहेगा, तो वो यहाँ पर 2 नंबर ऑफ वेज से इधर आ सकता है। अब ध्यान से देखिए, मैंने 2 लोगों को यहाँ बैठा दिया है। पी क्यू बचा हुआ है और अभी टी बचा हुआ है, और अगर यहाँ पर टी बैठ गया है तो एस बचा हुआ, मतलब 3 लोग बचे हैं। इस पोजीशन पर बैठने के लिए 3 नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। अब एक यहाँ बैठा दिया तो 2 लोग बचे हैं, यहाँ पर 2 नंबर ऑफ वेज बचे हैं। एक जैसे यहाँ बैठ जाएगा, अब एक ही आदमी बचा है, वो एक ही तरीके से यहाँ पर बैठ सकता है। अगेन मैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 3 ज़ा आपका 24 नंबर ऑफ वेज आता है। सो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा कि 24 वेज से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट
कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास जो है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स वेइंग 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम एंड 50 ग्राम ईच। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन एक तरह से आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है, 78 ग्राम कॉइन लेने के लिए वन मस्ट बाय कम से कम एटलीस्ट 7 कॉइन्स। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 50 वाला कॉइन ले लेता हूं, उसके बाद 25 ले लेता हूं तो 75 हो जाता है। लेकिन 75 के बाद 4 ग्राम लेने के लिए मेरे पास 75 के बाद 3 ग्राम्स लेना पड़ेगा और 3 ग्राम्स के लिए मेरे पास यहां पर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब मैं 25 नहीं ले सकता। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 10 लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा, ये अब 70 हुआ। और ऐसे 2 के जो है मुझे कितने कॉइन लेने पड़ेंगे, 4, 4, 2, 6 और 1, 7, टोटल 7 कॉइन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड पे चलते हैं। अब उसने क्या बोला है, इसको वे करना है 78 ग्राम को यूजिंग दीज कॉइन्स। तो हम क्या कम से कम कैन यूज लेस देन 7, 7 से कम कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर ऐसा वेइंग मशीन लगी हुई है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 50 प्लस 25 प्लस 5 कितना हो गया, 80, और यहाँ पर 2 ग्राम रख दूंगा। तो आई कैन मेजर 78 ग्राम बाय यूजिंग 1, 2, 3, 4, 4 कॉइन से मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसका मतलब 7 से कम में कर लिया, ये भी सही हो गया। सो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो यहाँ पर जो है क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं आपको बस स्टेटमेंट का मीनिंग बता देता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहले स्टेटमेंट का मतलब है a प्लस बी का मीनिंग होगा a इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी, ना वो छोटा है ना वो बराबर है। इसका मतलब a जो होगा वो b से बड़ा होगा। सेकंड पर आते हैं, a माइनस बी का मतलब होता है a इज नॉट ग्रेटर देन b। a बड़ा नहीं है, इसका मतलब छोटा और बराबर दोनों हो सकता है। तीसरा, a क्रॉस b का मतलब है a इज नॉट स्मॉलर देन b। a छोटा नहीं है b से, इसका मतलब a बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। फोर्थ है, a डिवाइड b मीन्स a इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू b। a बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, इसका मतलब a छोटा होगा b से। और a प्लस माइनस b का मतलब है a इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, ना बड़ा है ना छोटा है, इसका मतलब वो बराबर होगा। अब यहाँ पर इस सिंबल के साथ P और T लिखा हुआ है, आपको ये सिंबल यहाँ लगाने हैं और कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 यहाँ पर आपको बताना है। और यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट इज ओनली कंक्लूजन 2 जो है वो यहाँ पर फॉलो करेगा, कंक्लूजन 1 यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट होता है स्टेटमेंट से सिंबल में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 की पावर 192, 2 की पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6, और हमें क्या निकालना है यहां पर रिमाइंडर। तो ध्यान से देखिए, हम साइक्लिसिटी देखते हैं। 2 की पावर 1 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे ही मैं 2 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। 2 की पावर 3 को 6 से करूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। 2 की पावर 4 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 16 हो गया, 16 डिवाइडेड बाय 6 4 आएगा। आप देखिए रिपीट हो रहा है, 2 4 फिर बाद में 2 4। इसका मतलब यहाँ पर साइक्लिसिटी कितनी हो गई, साइक्लिसिटी 2 हो गई। साइक्लिसिटी अगर 2 हो गई तो इस पावर को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। कंप्लीटली डिवाइड जब हो जाता है तो जो आपका जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वही वाला केस का जो आपका रिमाइंडर आता है यहाँ पर वही आंसर हो जाता है। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज 4 यहाँ पर रिमाइंडर रहेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नंबर से रिलेटेड था। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए बी सी डी डी 2 बार रिपीट हो गया, फिर सी 2 बार आ गया, फिर बी 2 बार आया है और फिर ए 2 बार आया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला जो क्वेश्चन है ये नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट नंबर, मल्टीप्लाइंग ए बी विथ सी डी। ए बी और सी डी को जब मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे एक रिजल्ट मिलता है 3 डिजिट का, जो कि है क्या, डी ई और एफ। इस डी ई एफ को जब मैं एक दूसरे 3 डिजिट नंबर से ऐड करता हूं जो कि है मेरा जी एच आई, तो मुझे रिजल्ट क्या मिल जाता है, 975।
और यहाँ पर एक चीज़ हमें ये बताई गई है कि ये सारी डिजिट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट डिजिट हैं, और डिस्टिंक्ट डिजिट है इसका मतलब ये होगा सब अलग अलग हैं। और ध्यान से देखिए, ई का वैल्यू 0 और एफ का वैल्यू 8 दे रखा है। ई का वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 दे रखा है, मैं इसको ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, दिस इज 0 दिया हुआ है, और एफ का वैल्यू यहाँ पर 8 दिया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर यहाँ पर f का वैल्यू 8 दिया हुआ है तो 8 में मैं कुछ ऐड करने पर 5 कब मिलेगा, जब मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर ऐड करूँ कि 15 हो जाए ताकि कैरी ओवर वहाँ चली जाए। तो 8 में ऑब्वियस ही बात है कि मैं यहाँ पर क्या ऐड करूँगा, 8 में मैं 7 ऐड करूँगा ताकि 15 हो गया, कैरी ओवर 1 चला गया। E0 मुझे पता है 1 में क्या ऐड करें कि 7 आ जाए, इसका मतलब मैं यहाँ पर 6 ऐड करूँगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब डी और जी की अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है कि डी और जी क्या रखें कि 9 हो जाए। अब ध्यान से देखिए, डी और जी को अगर मुझे 9 लाना है, इसका मतलब कैरी ओवर तो नहीं जाएगी, 0 यहाँ नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कौन से डिजिट जो हैं वो हमारे जा चुके हैं, 6, 7, 8 और 9। 8 जा चुका है, 6 जा चुका है, 7 जा चुका है, 0 चला गया और यहाँ पर 1 जा चुका है। अब ए बी सी डी और डी जी को हमें इन्हीं में से कुछ नंबर देना है। ऑब्वियस ही बात है, डी 9 नहीं हो सकता, जी भी 9 नहीं हो सकता। और मुझे जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डी और बी का करना है तो डी और बी के मल्टीप्लिकेशन करने से 8 आना चाहिए। 8 कब आएगा, जब मैं बोलूँगा कि ये 2 हो और ये 4 हो, तभी 4 2 जा क्या होगा, यहाँ पर 8 आएगा। इसका मतलब अगर ये 4 है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये इसको 5 होना पड़ेगा ताकि ये 9 हो जाए। तो जी भी आपका चला गया और ये 4 चला गया। अब 408 मल्टीप्लाई करके लाना है तो मैं यहाँ पर 94 का मल्टीप्लिकेशन किसी 2 डिजिट से नहीं करूँगा क्योंकि वो एक बड़ा नंबर पहुँच जाएगा। इसका मतलब ये जो मेरे पास 3 जो दिया हुआ है और डी का वैल्यू मेरा 4 आ चुका है, 2 और 3 मुझे जाना है, 2 मेरा यहाँ पर बी को जा चुका है। सी की जब हम बात करेंगे सो सी जो है वो यहाँ पर ध्यान से देखिए 92, और सी का नंबर अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो 34 को अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 68 आता है। और यहाँ पर सी कहीं पर और तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो कुछ थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। 7 और 8 15, कैरी ओवर 1 चला गया, 6 और 1 7 हो गया, 5 + 4 9 हुआ है, 5 + 4 9 होने के बाद डी का वैल्यू 4 चला गया। और यहाँ पर 9 2 18, 9 2 18 भी आ सकता था, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 4 आए, यहाँ पर हमने जो 4 ले लिया है। तो एक बार थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं कि यहाँ पर डी का वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि हम 4 ही लें। तो अगर मैं यहाँ पर इसको 9 ले लेता हूँ तो जी की वैल्यू यहाँ पर 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो 9 2 तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका 4 ही आएगा। चलिए, तो अगर ये 4 आ रहा है तो ये 4 का मल्टीप्लिकेशन मुझे 2 से करना पड़ेगा। और हमने यहाँ पर अभी हमारा 1 बचा हुआ है, 1 अभी गया नहीं था, इसीलिए मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था। इसका मतलब ये अगर मैं 1 ले लेता हूँ और 3 ले लेता हूँ तो चेक कर लेते हैं क्या 34 × 12 जो है 408 होता है। सो 12 4 ज़ा 48, कैरी ओवर 4, 12 3 ज़ा 36 + 4, 408 हो गया है। ए बी सी डी का वैल्यू हमको मिल चुका है, ए + बी + सी पूछा है। सो 3 + 2 5 + 1 6 इज माई आंसर। सिर्फ ये 1 को कट कर देने से जो कि कैरी ओवर था, इसके कारण एक छोटी सी कंफ्यूजन हो गई थी। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और ये लॉजिकल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बात की जा रही है। ट्रू स्टेटमेंट ये बोलती है कि वन ऑफ पी एंड क्यू वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब। सो ट्रू स्टेटमेंट हमें ये बोलती है कि पी और क्यू में से कोई एक सेलेक्ट हुआ है, मतलब पी सेलेक्ट होगा तो क्यू सेलेक्ट नहीं होगा, या अगर पी सेलेक्ट नहीं होगा तो क्यू सेलेक्ट हो जाएगा। फॉल्स स्टेटमेंट है वो बोलता है कि कम से कम आर एंड एस में से कोई एक सेलेक्ट हुआ है। तो कम से कम अगर कोई एक सेलेक्ट हुआ है तो आर सेलेक्ट होगा तो एस नहीं होगा, एस होगा तो आर नहीं होगा, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन ये झूठ है, झूठ है तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर आर और एस दोनों ही सेलेक्ट नहीं हुए हैं। ट्रू स्टेटमेंट है एट मोस्ट 2 ऑफ आर एस टी वर सेलेक्टेड, मतलब आर एस टी में से मैक्स टू मैक्स 2 लोग सेलेक्ट हुए, तो अगर ये 2 सेलेक्ट हुए तो ये नहीं होगा। और मैं केसेस यहाँ पर बना देता हूँ। अगर यहाँ पर एस सेलेक्ट नहीं हुआ तो ये दोनों होंगे, और आर सेलेक्ट नहीं हुआ तो ये दोनों होंगे, और तीसरा केस तीनों ही सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि तीनों नहीं, एट मोस्ट 2 बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा बोला है। इसका मतलब यहाँ पर अगला जो है वो क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल केस वाला, आर एस टी सिंगल सिंगल यहाँ पर केस वाला,
और अगला एस को सेलेक्ट कर दें और टी को और आर को सेलेक्ट ना करें, और यहाँ पर तीनों को सेलेक्ट ना करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, एटमोस्ट 2, तो कम से कम तो 0 भी सेलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, एटलीस्ट 4 वर सेलेक्टेड फॉर द जॉब। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि इसमें से कोई एक सेलेक्ट होगा, यहाँ तो कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा है, आर और एस सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे ये केस को लेना है, ये केस को नहीं लेना है, ये केस को आर और एस को सेलेक्ट नहीं करना है, आर दोनों को किसी में एक को भी नहीं करना है। इसका मतलब ये केस भी चला गया, ये केस हो सकता है, ये केस गायब हो गया और ये केस गायब हो गया। इसका मतलब टी सेलेक्ट होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस केस में टी सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर टी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। या तो टी सेलेक्ट होगा या तो पी और क्यू में से कोई एक सेलेक्ट होगा, तो 4 तो नहीं 2 ही सेलेक्ट हो सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। सेकंड है एस वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब। अगर एस सेलेक्ट हो गया तो ध्यान से देखिए, एस सेलेक्ट हो नहीं सकता है, तो यहां पर एस वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब विच इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए नाइदर 1 और नॉट 2 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो। ओके, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें कि 5 क्रॉस 3 क्रॉस और 7 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 7 हो गया, और इसको हम लोग ले लेते हैं 5 और इसको ले लेते हैं 3। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि रेड ग्रीन और ब्लू कलर जो है वो पेंट किया हुआ है। रेड ग्रीन और ब्लू कहाँ कहाँ पेंट किया है, यहाँ पर 7 क्रॉस 5 वाली, 7 क्रॉस 5 मतलब ये वाला जो है, इसमें रेड कलर पेंट किया गया है, मतलब इसके ऑपोजिट भी वही सरफेस है 7 क्रॉस 5, तो इधर भी रेड पेंट किया गया है। फिर दिया हुआ है 5 क्रॉस 3 पर ग्रीन है, 5 क्रॉस 3 पर जो है ग्रीन हो जाएगा, तो इस तरफ पीछे बैकवर्ड वाले में भी ग्रीन हो जाएगा। और 7 क्रॉस 3 मतलब यहाँ पर ये वाला जो सरफेस है, राइट वाला और लेफ्ट वाला, यहाँ पर आपका ब्लू कलर से पेंट किया गया है। आगे क्या बोला जाता है, देन द क्यूबॉइड इज कट एंड सेपरेटेड इनटू वेरियस क्यूब्स ईच ऑफ साइड्स लेंथ 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके 3 पीसेस होंगे, यहाँ 5 होंगे और यहाँ पर 7 पीसेस होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या है, देयर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब्स विथ नो पेंट ऑन एनी फेस। नो पेंट कलर वाले क्यूब्स हम कैसे निकालते हैं, अगर हम बात करें पहली वाली स्टेटमेंट की, तो हम इसमें से 2 माइनस करके मल्टीप्लाई करते हैं, 7 - 2 5, 5 - 2 3 और 3 - 2 इज 1, 5 3 15। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेकेंड वाली में चलते हैं, देयर आर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब्स विथ एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड, वन पेंटेड विद ब्लू एंड अदर इज ग्रीन। तो ब्लू और ग्रीन पेंटेड वाले चाहिए, और वो भी 2 फेस वाले जो कि एज पर होंगे, कॉर्नर पर नहीं होंगे। तो इस यहाँ पर 3 पीसेस है जिसमें से 2 कॉर्नर हट गया, तो एक ही पीस यहाँ होगा, एक पीस यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ पर कहीं होगा। टोटल 4 पीस होंगे, 6 नहीं होंगे। इसका मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, और हम बोलेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हमारी आ गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है बट टाइम कंज्यूमिंग है। द लेटर ऑफ द वर्ड दिस आर अरेंज अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर। इसका मतलब ये होगा कि इस वर्ड को पहले आप लिखेंगे, इसके नीचे आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में कौन आता है, पी क्यू आर एस टी आता है, टी के बाद कोई लेटर है नहीं, तो टी को सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, फिर आपके सामने एस आता है, एस यहाँ लिखेंगे। ऐसे करते करते सारे लेटर्स को आप लिखते जाएंगे रिवर्स ऑर्डर में, और ऐसा लेटर देखना है जो पहले जहाँ उसकी पोजीशन थी वहीं अभी भी उसकी पोजीशन रहे। और ऐसे कितने लेटर होंगे ये क्वेश्चन पूछा है, तो हमने जब अरेंज किया तो देखा आंसर 1 आया है, क्योंकि यहाँ अरेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और एग्जाम में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर लेटर लिखना चालू करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन तो ईजी था लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था। यहाँ पर हमारे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कवर अप हो चुके हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक हमने सीसेट के जितने भी क्वेश्चंस किए, स्पेशली नंबर्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, नंबर चैप्टर के परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के बहुत ज़्यादा थे, और डेटा सफिशिएंसी के और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा थे। इन क्वेश्चंस में आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लॉजिकली आप स्ट्रांग होने चाहिए, उसके लिए आपको क्वांट पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप पेपर 1 में कितना भी अच्छा करके आ जाएं, लेकिन अगर आपका क्वांट अच्छा नहीं है और आप पेपर 2 क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो पेपर 1 में इतनी मेहनत जो की आपने वो बेकार चली जाएगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि AFE IAS के पोर्टल पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पर मैंने इस लेवल के क्वेश्चंस कवर अप किए हुए हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और सी सेट में सक्सेस पा सकते हैं। चलिए मिलता हूँ, अलविदा, थैंक यू।